स्टार्ट करते हैं इसी स्ट्रेटजी से। एक बार म्यूट कर लेंगे सब। हाँ जी, तो एक बार ये वाली स्ट्रेटजी समझा देते हैं, उसके बाद अपने लेसन पे चलेंगे। अगर आपके अकाउंट में, एक एग्जांपल के लिए मान लेता हूं, मेरे पास ऐसे क्लाइंट बहुत मार्केट में कि उनके पास, मान लीजिए, बहुत बड़ी बात नहीं बोल रहा हूं, 50 लाख रुपए बोल रहा हूं। हमने ऐसा मान लिया कि आपके पास, एडमिट, हम ऐसा ज्यूम करके चल रहे हैं कि आपके क्लाइंट के पास, देखिए क्लास स्टार्ट हो चुकी है, बिल्कुल अभी हुई है, तो जितने भी नए ज्वाइनर्स हैं मत सोचिए कि आपका कुछ छुटा है, क्लास अब स्टार्ट हो रही है। चलिए, तो हम ऐसा ज्यूम करके चल रहे हैं कि आपके पास अपने अकाउंट में 50 लाख का पोर्टफोलियो है पहले से। आपके अकाउंट में हो सकता है, आपके क्लाइंट के अकाउंट में हो सकता है, म्यूचुअल फंड हो सकते हैं, बॉन्ड हो सकते हैं, इक्विटी हो सकती है, जो मर्जी हो। आपके पास मान लेते हैं कि 50 लाख का पोर्टफोलियो, में 50 लाख के हिसाब से बता रहा हूं। अगर आपके पास 5 लाख का होगा तो उसे 10 टाइम्स डिवाइड कर लेना, उस हिसाब से स्ट्रेटजी बन जाएगी। तो मैं 50 लाख के हिसाब से बता रहा हूं, क्योंकि आज के टाइम में छोटे से छोटा बंदा भी 20-25 लाख तो जोड़कर बैठा है, क्योंकि बच्चे की शादी करनी है, 20-25 लाख तो एक में शादी में लग जाएंगे। तो 25-50 लाख सबके पास है, लेकिन अगर किसी के पास नहीं भी है तो हो जाएंगे, टेंशन की बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर नहीं है तो फिर आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी अच्छे से नहीं चला रहे हैं। आगे बढ़ते हैं अब। तो हम ऐसा ज्यूम करके चल रहे हैं कि आपके पास 50 लाख आपके अकाउंट में पोर्टफोलियो पड़ा है, लेकिन पैसा नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूं। आपके पास 50 लाख रुपए का पोर्टफोलियो है, हम उसे अगर प्लेज करें तो 50 लाख पर हमारे को 40 लाख की लिमिट मिल जाती है। लिमिट मिल जाती है, और उसका इंटरेस्ट रहता है 1% पर मंथ। 1% पर मंथ ही जो इंटरेस्ट है सिर्फ आप पे तब लगता है अगर आप इनसे पैसा लेके उस पैसे से ट्रेडिंग करें या इन्वेस्टमेंट करें। ट्रेडिंग करेंगे तो भी लगेगा, इन्वेस्टमेंट करेंगे तो भी लगेगा, लेकिन किस चीज पर नहीं लगता है वो बता देता हूं। अगर आपने इनको प्लेज करने के बाद जो इनसे पैसा मिला उससे आपने ऑप्शन सेलिंग की, अगर आपने उस पैसे से ऑप्शन सेलिंग की तो उस पैसे पर ये लोग ब्याज नहीं लेते एज पर द सेबी रूल। मैं एंजल की बात बता रहा हूं, एंजल नहीं लेती है, और बहुत सारी कंपनियां और हैं जो नहीं लेती हैं। आप अपनी अपनी कंपनी से पता कर लें कि सर अगर हम प्लेज करके जो मार्जिन हमें मिला है हम उसको यूज ऑप्शन सेलिंग में करें तो क्या हम पर ब्याज लगेगा। तो 99% कंपनीज ऐसी हैं जो नहीं लेती, क्योंकि सेबी का रूल है। एक दो कंपनी ऐसी है जो ले लेते हैं, और बहुत कम लेती हैं, क्योंकि वो एडजस्टमेंट नहीं कर पाते कि आपने मार्जिन कितना यूज करा सेलिंग में। तो फिर वो एक अलग बात है, लेकिन अभी तक मैंने जितनी कंपनीज में ट्रेड किया है वहां पर ब्याज नहीं लग रहा है। एंजल का तो मुझे कंफर्म, तो मैं कंफर्म कर चुका हूँ। जी प्रसाद जी बोलिए। सर ये म्यूचुअल फंड फिर एंजल में ही होने चाहिए ना, हाँ, अगर हमारे दूसरे इसमें है तो नहीं जम सकता फिर नहीं चलेगा। वो एंजल के थ्रू खरीदे होंगे अगर आपने म्यूचुअल फंड, जिसमें आपको ब्रोकरेज नहीं मिलेगी। अगर एंजल के थ्रू खरीदवाए तो एंजल को ब्रोकरेज मिल जाएगी, आपको नहीं मिलेगी। तो अगर आपके पर्सनल अगर म्यूचुअल फंड है तो आप उसमें ले सकते हैं। आपका बॉन्ड भी हो, इक्विटी भी हो, आपकी लिक्विड बीज भी हो, अगर वो भी आप एंजल में खरीद सकते हैं, और उनको प्लेज करके आपको मार्जिन मिल जाता है। तो मैं बहुत सारे लोगों को ऐसे जानता हूँ, खासकर राघव की मैं बात कर रहा हूँ। मान लीजिए उसके अकाउंट में 3 करोड़ पड़े हैं, तो वो 3 करोड़ की लेता है लिक्विड बीज। लिक्विड बीज पे से मिलता है साल का 6% इंटरेस्ट, तो यानी कि 3 करोड़ पे 18 लाख तो साल के आएंगे ही आएंगे। फिर उन 3 करोड़ को प्लेज कर देता है। प्लेज करने से उसे लिक्विड बीज पे 95% मार्जिन मिल जाता है, तो 3 करोड़ पे 2 करोड़ 85 लाख रुपए का मार्जिन उसे मिल जाता है। फिर वो 2 करोड़ 85 लाख से ऑप्शन सेलिंग करता है, ऑप्शन सेलिंग करने पे ब्याज नहीं लगता है। तो अब उसने क्या करा, अपने 3 करोड़ पे ब्याज भी ले लिया, और उससे ऑप्शन सेलिंग भी कर ली, इस पे ब्याज नहीं लगा, और ऑप्शन सेलिंग से भी कमा लिया। तो उसने साल में 18 लाख रुपए ब्याज से कमा लिए, और लगभग लगभग 6 लाख रुपए महीना कमा लिए। तो 72 लाख वो हो गए, 72 + 18 90 लाख कमा लिया अपने उन्हीं 3 करोड़ से। तो 30% का रिटर्न हो गया, बिल्कुल सेफ, क्योंकि वो बैठते 1-1 हजार पॉइंट दूर है। 1-1 हजार पॉइंट दूर पे तो भैया कभी फंसेगा भी नहीं वो, है ना। 500 पॉइंट वाला तो फंस भी सकता है। चलिए, तो मैंने आपको एक नया रूल क्या बताया आज,
कि अगर आप अपनी कोई भी होल्डिंग को प्लेज करके ऑप्शन सेलिंग करते हैं, ऑप्शन सेलिंग अगर करेंगे तो उस पर ब्याज नहीं चार्ज होगा प्लेज वाले मार्जिन पे। जो आपने प्लेज करके मार्जिन लिया और उस पैसे का अगर आपने ऑप्शन सेलिंग में यूज किया ब्याज नहीं लगेगा। ऑप्शन बाइंग में या शेयर खरीदने में या फ्यूचर खरीदने में करोगे तो ब्याज लगेगा 1% महीना, 1 से 1.5% महीना, अलग अलग कंपनी में अलग अलग है। मैक्सिमम 1.5% है, मिनिमम 1% है। तो आपको जो है अगर ब्याज नहीं लगवाना है तो उस पैसे का आप यूज करोगे ऑप्शन सेलिंग में। अब कैसे करेंगे मैं उस पर बात करता हूं। अब आपके पास 50 लाख का पोर्टफोलियो था, आपने उसको प्लेज करके 40 लाख ले लिए। अब ये जो पोर्टफोलियो उसमें सारे शेयर हैं, उसमें थोड़े बहुत बैंक के भी हैं, थोड़े बहुत एफएमसीजी के भी हैं, थोड़े बहुत ऑटो के भी हैं, आईटी के भी हैं, लगभग सब हैं। तो मैं इसे कंपेयर कर सकता हूं निफ्टी से। हम ऐसा ज्यूम कर सकते हैं अगर निफ्टी 1% ऊपर चढ़ेगी तो आपका पोर्टफोलियो भी 1% ऊपर चढ़ जाएगा, अगर निफ्टी नीचे गिरेगी तो आपका पोर्टफोलियो भी नीचे गिरेगा। ऐसा ज्यूम करके चल रहा हूं। अब मैंने आपसे सिर्फ ये कहा है, अब दो तरह के बंदे होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव व्यू वाले, एक होते हैं नेगेटिव व्यू वाले। अब मैंने आपसे पूछा सर आपका व्यू क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव। मान लीजिए आपका कहना यह है कि मेरे को ऐसा लगता है 1 साल में मार्केट यहां से ऊपर ही जाएगी, अगले 1 साल में मार्केट यहां से ऊपर जानी चाहिए, ठीक है। और एक बंदा कहता है नहीं मुझे तो लग रहा है हमारे देश की ऐसी हो गई है, मार्केट तो गिरेगी। ठीक है, दोनों व्यू वालों को मैं स्ट्रेटजी बता दूंगा, आप जोन से व्यू के बंदे हैं वो कर लेना, है ना। चलिए, और अगर आपका व्यू ये है कि सर मेरा कोई व्यू नहीं है, मैं तो दोनों तरफ का कमाऊंगा, तो ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी तो है ही आपके पास। आप क्या करोगे, अपने पोर्टफोलियो से पैसा निकालोगे प्लेज करके और इससे ऑप्शन सेलिंग करोगे दोनों तरफ की, 1000 पॉइंट दूर की कर देना, जो बचेगा फ्री में ही बचेगा। आपने ना जेब से पैसा लगाया है ना आपको ब्याज देना है किसी का। जब आपको पैसा लगा ही नहीं 1 भी रुपया आपका, तो जितना बच जाए वो फ्री है। तो 1-1000 पॉइंट दूर बैठो, 1-1000 पॉइंट तो बिल्कुल सेफ है, जो भी बच गया वो अपना। क्लियर सूर्यवंशी जी, इतना तो नहीं सर। सर ऑप्शन सेलिंग तो पता है ना, शॉर्ट स्ट्रैंगल। हाँ वो पता है। वही अब जैसे मेरे जो म्यूचुअल फंड है सब अलग अलग है, वो सब मेरे डायरेक्ट खरीदा हूँ, नहीं आपने तो उनको जो आपने एंजल में खरीद रखे हैं कि बाहर से? नहीं एंजल में नहीं है, किसी ब्रोकर के थ्रू नहीं है, हाँ, मतलब तो डायरेक्ट है वो। समझ गया, तो वो वाले प्लेज नहीं होंगे। तो मेरे को उनको मैं वो वोल्ट मनी से प्लेज करके उस पे 10.5% का उसमें इंटरेस्ट है साल का। हाँ, तो वो करके वो पैसा निकालना पड़ेगा। तो वहां से इंटरेस्ट मिलेगा, लगेगा। अगर एंजल में खरीदे होंगे वो सेम, तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा। जो म्यूचुअल फंड आपने वहां खरीद रखे हैं वो सेम म्यूचुअल फंड एंजल में भी अवेलेबल है, वहां से बेचो और एंजल में जाके खरीद लो। जैसे हम शेयर खरीदते हैं वैसे म्यूचुअल फंड मिल जाएंगे। नाम थोड़े से अलग होंगे, मान लीजिए आपको टॉप 200 लेना, हो सकता है एंजल में वो नए नाम से होगा हर कंपनी का, लेकिन एंजल में जो मिलेगा वो क्लोज एंडेड फंड मिलेगा। आप जो खरीद रहे हो वो ओपन एंडेड है, बस ओपन और क्लोज एंडेड का फर्क है, बाकी सेम म्यूचुअल फंड मिल जाएगा आपको, लेकिन जो मिलेगा वो क्लोज एंडेड ट्रेड होता है एंजल पे। तो एंजल वाला खरीद लो आप, क्लोज एंडेड वाला, और उस क्लोज एंडेड को म्यूचुअल फंड को आप प्लेज कर सकते हो। तो म्यूचुअल फंड की रिटर्न तो आपको मिलेगी, प्लस जो आपने प्लेज करके जो 10.5% ब्याज लग रहा था वो नहीं लगेगा। मगर मेरी कंपाउंडिंग खराब हो जाएगी ना सर, जिसको 12 साल हो गए, 15 साल हो गए। हाँ, तो आपने सेम रेट पे वहां बेच के यहाँ पर सेम रेट ले सकते हो, मैंने तो एक सोल्यूशन दिया। लेकिन चलिए, मैं जो स्ट्रेटजी बता रहा हूँ उनके लिए बता रहा हूँ जिनके पास अपने पास पोर्टफोलियो, म्यूचुअल फंड छोड़ दो, मान लीजिए आपके पास पोर्टफोलियो शेयर है आपके पास 10 लाख के, तो उन 10 लाख से भी तो कर सकते हो ना आप ये वाला काम। चलिए, तो अब हम बताते हैं कैसे होगा वो 10 लाख से। अब आपने क्या किया सूर्यवंशी जी, आपके पास जो 50 लाख का पोर्टफोलियो था उसे प्लेज कर दिया। प्लेज करने के बाद आपको 40 लाख की लिमिट मिल गई यूज करने की, लेकिन आपने वो यूज कहां करी, ऑप्शन सेलिंग में। अब इस 40 लाख रुपए से आपने 1000 पॉइंट ऊपर निफ्टी और 1000 पॉइंट नीचे निफ्टी की कॉल पुट बेच दी, तो आपको अल्टीमेटली प्रॉफिट हो जाएगा ना। और वो प्रॉफिट होने के लिए ना तो आपने जेब से पैसा लगाया कोई, ठीक है ना तो कोई पैसा लगा ना कोई ब्याज लगा। सही, क्लियर हो गया? हाँ सर। यही बताया था मैंने पहले भी और अभी भी यही बताया। तो मेरा कहने का मतलब कि अगर किसी क्लाइंट के पास आपके पोर्टफोलियो पड़ा है तो आप उसे ही कह सकते हो सर आपके पोर्टफोलियो को प्लेज करेंगे हम, प्लेज करके उससे हम ऑप्शन सेलिंग करेंगे दूर दूर की, और उससे हमें प्रॉफिट होगा। और वो प्रॉफिट के लिए हमारे को जो है कुछ भी किसी को देना ही नहीं है, ना ब्याज लगेगा ना कुछ लगेगा। तो इससे क्या होगा, मान लीजिए इसके 50 लाख का पोर्टफोलियो है और आपने पूरे महीने में से 2% भी कमा कर दे दिया, तो 50 लाख पे 2% 1 लाख रुपए महीना कमा के दे दिया फ्री में, ना तो आपने उससे कुछ पैसे मांगे ना उस पर कोई ब्याज लगा।
अगर ब्रोकरेज निकाल के आपने पूरे महीने में सिर्फ 2%, 2% तो बहुत कम है, आपको भी पता है, रोज कर रहे हो आप। एक लॉट पे 500 रुपये रोज बचा लेते हो आप। एक लॉट पे 500 रुपये रोज बचाने का मतलब 10,000 हो गए, 2 लाख रुपए में लौट आ जाता है, 2-2.5 लाख में। अगर 2.5 लाख रुपए लगा के आप 10,000 रुपये कमा सकते हो तो 4% बैठ गया है। मैं कह रहा हूँ इसे और सेव कर दो, 500 की जगह 700 पॉइंट में बेच दो। मतलब आपको 2% ही बचाना है बस। 2% के हिसाब से काम करो, 2% के हिसाब से काम करके भी आप 50 लाख के पोर्टफोलियो पे 1 लाख रुपए बचा लोगे। अब अगर उस 1 लाख में से आप क्लाइंट से कहोगे सर 30% मेरा, 70% आपको दे देगा, उसे 70 फ्री के मिल गए, हर महीने मिल गए। इतना तो अपने पोर्टफोलियो से नहीं निकाल रहा 50 लाख के, तो वो आपको बड़े आराम से 50-50 पे भी कर लेगा काम। सर लेकिन 1000 पॉइंट में वो प्रीमियम क्या मिलेगा अपन को? बता तो रहा हूँ सर, जैसे भी मान लो 3-3 रुपए मिले मान लीजिए। जैसे अभी एक बार ओपन करिए सर एंजल वन, अभी मान लीजिए अपन 21 जुलाई का ले लेते, 21 अगस्त का लेते हैं, 700 पॉइंट ऊपर 700 पॉइंट नीचे, तो उसमें अपना पैसा कितना आएगा सर? थोड़ा सा एग्जांपल का समझा दीजिए सर प्लीज। एग्जाम्पल कभी कभी अपने डेटा से भी ले लेते हैं, फेक डेटा से, ओरिजिनल डेटा से देर लगती है। और जो मैं फेक डेटा भी दूंगा ना वो ओरिजिनल के इक्वल ही होगा, क्योंकि मैं जो डेटा बताता हूँ वो बिल्कुल सही बताता हूँ। ऐसा नहीं होता कि मुझे मुझे पता है किस लेवल पे क्या मिल रहा होगा। सर सर आप एक्सपर्ट हो, हम लोग तो अभी जस्ट शुरू करें हाँ तो और मान हमको लो सीखने में अभी कम से कम 2 साल लगेगा। लगेगा, टाइम तो लगेगा। हाँ बस इतना है कि ये क्लास के बाद में हमको कोई दूसरी चीज सीखने समझने में कोई तकलीफ नहीं होगी। चलिए अभी चल रही है मार्केट 24,600, मान लो हम 24,000 की पुट पुट बेच देते हैं, तो 24,000 की पुट अगर अभी बेचते हैं 14 रुपए की मिल रही है, हमें 14 रुपए नहीं चाहिए, हमें तो और कम चाहिए। 21 तारीख में भी कितने दिन है, अभी मंडे का दिन है, ट्यूसडे का, वेडनेसडे और 4 दिन है। हमें 4 दिन में कमाना है सिर्फ 800 रुपया। 800 रुपया कमाने के लिए हमारे को, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, प्लॉट बेचने पे 2.5 लाख रुपए का एग्जाम्पल है, तो 2.5 लाख रुपए पे हमें पूरे महीने में कमाना है सिर्फ 5,000 रुपए। 5,000 देखो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं आपके सामने कैसे होगी, आप हमेशा ऐसे करोगे कैलकुलेशन। देखिए हम ऐसा ज्यूम करके चलते हैं कि एक महीने में 20 दिन मार्केट खुलती है, हमें 5,000 रुपए ही कमाने हैं। 2.5 लाख का एक लॉट हो जाता है, तो 5,000 रुपए से हम 2% कमा लेंगे, तो 5,000 डिवाइडेड बाई 20, हमने एक 250 रुपया, 250 रुपया कमाने के लिए डिवाइडेड बाई कर दो 75 का लॉट होता है निफ्टी का, तो 3 रुपए कमाने हैं हमने बस, 3-3.5 रुपए, चलो ब्रोकरेज मिला के 4 रुपए। तो हमें तो वो वाला प्रीमियम बेचना है जिसका प्रीमियम 2 रुपए पर डे आए, 2 रुपए पर डे का, 2 रुपए खरीदते, 2 रुपए कॉल में और 2 रुपए पुट में, टोटल 4 रुपए। तो 2 रुपए पर डे, अब कितने ट्रेडिंग सेशन बचे हैं, 4 ट्रेडिंग सेशन बचे हैं, तो 4 ट्रेडिंग सेशन में 16 रुपए का प्रीमियम चाहिए, 8 रुपए। 8 रुपए का प्रीमियम देखो कहाँ आ रहा है, 8 रुपए का प्रीमियम आ रहा है यहाँ पर 23,800 पे, तो हम 23,800 की पुट बेच देंगे, यानी कि लगभग 800 पॉइंट नीचे, और ऐसे ही ऊपर भी 8 रुपए का ही प्रीमियम चाहिए हमें, तो वो हम बेच देंगे 25,300 की, तो लगभग 700 पॉइंट ऊपर, तो 700 पॉइंट ऊपर और 800 पॉइंट नीचे का हमने प्रीमियम बेच के 8 रुपए कमा लिए। समझ में आया सूर्यवंशी जी? 24,600 चल रही थी, ऊपर हम चले गए 23,800 पे और नीचे चले गए हम 25,300 पे, तो हम सेफ है। देखो 700 पॉइंट दूर है और यहाँ 800 पॉइंट दूर है, तो हम दोनों तरफ सेफ है। 500 पॉइंट से भी ज्यादा ले लिया हमने, 700-800 पॉइंट दूर कर लिया, और इसके बदले में मिल गए 8 रुपए। 8 इंटू 75 कितना हो गया, ये हो गया आपका 600 रुपए। हमें 600 रुपए कमाने हैं बस अगले 4 दिन में, एक लॉट से 2.5 लाख रुपए लगा, 2.5 लाख रुपए लगा के हमें 600 रुपए कमाने हैं। अगर हम ऐसा कर लेंगे तो लगभग हमारे जो 600 रुपए हैं ये 4 ट्रेडिंग सेशन में आ रहे हैं। 600 आएंगे, ज्यादा आएंगे, 600 ही आएंगे, हाँ ठीक है। तो हमने 4 ट्रेडिंग सेशन में 600 कमाए, तो 150 रुपए पर ट्रेडिंग सेशन कमाए, इनटू अगर 20 कर लो तो हमने लगभग 3,000 रुपए कमा लिए महीने के, और हमें 2.5 लाख रुपए पे तो सिर्फ 2,500 ही कमाने हैं, है ना, 1% के हिसाब से। और अगर किसी को 2% के हिसाब से कमाने हैं तो फिर कैलकुलेटर पे आ जाओ। ये आ गया फिर से कैलकुलेटर, हमें 5,000 रुपए महीना कमाते हैं। मैं एक बार कैलकुलेशन चेक कर लूं अपनी, 5,000 डिवाइडेड बाई 20, एक दिन में हमें कमाना है 250 रुपए, तो डिवाइडेड बाई 75, ये आ गया 3-3.25 रुपए रोज। सही है कैलकुलेशन, तो कुछ हम ही गड़बड़ कर रहे हैं। 4 रुपए अगर एक दिन में कमाने हैं तो 4 दिन में 16 रुपए कमाने थे, तो हमने सही लिया प्रीमियम तो। अच्छा 16 रुपए आया प्रीमियम हमारे पास, प्रीमियम हमारे पास आया 8 रुपए दोनों तरफ, तो ये 1,200 रुपए आए हैं।
तो लगभग डिवाइड बाई 4 करके 300 रुपए रोज कमा लिया हमने। तो 6,000 रुपए महीना कमा रहे हैं हम इतनी दूर बैठकर भी। सूर्यवंशी जी क्लियर? Sir, 250 rupees divided by 75, 3.33 you have to take, no? You have taken 8 rupees up and down, no, sir? 8 रुपीज अप एंड 8 रुपीज डाउन, टोटल 16 रुपीज लिया है So that- इसलिए। No, sir, you showing the angel now, sir, once. Because when I saw 1,000 points, it was just 1.5, 2 rupees. ये देखिए मैम, Hmm. 8 रुपीज मुझे तो font बढ़ाइए, sir. 23,800 पे लगभग 9 रुपीज मिल रहे हैं। 4 दिन बचे हुए हैं तो 4 दिन में 9 रुपीज मिल रहे हैं, और नीचे 4 दिन बचे हुए हैं तो वहां पर भी हम 8 या 9 रुपीज ही ले लेंगे, वो मिल रहा है हमें 25,300 पे। तो दोनों के दोनों बेचने से हमारे को लगभग 16 रुपीज प्लस ही मिल रहा है। तो ये 16 रुपीज है, तो हमें अगले 4 दिन में पैसा बच जाएगा। 4 दिन में हमारे को 1200 बच जाएगा 2.5 लाख लगा के। अब अगर किसी के पास, मैं इसी पे आ रहा हूँ, अगर किसी के पास 50 लाख की कैपिटल है, 50 लाख की कैपिटल है, 50 लाख तो उसे 40 लाख मिल गया, 800 पॉइंट ऊपर नीचे बेच दिया तो 40 लाख में उसके आ जाएंगे, 2.5 लाख में एक आता है तो 16 लॉट आ जाएंगे, 16 इंटू 16 लॉट्स आ जाएंगे, और वो 4 दिन में कमा लेगा 16 इंटू 1200, 16,800 कमा लेगा वो सिर्फ 4 ही दिन में, है ना। 1200 रुपए एक दिन में कमा, तो वो 16 लॉट और 16 लॉट से टोटल 16,800 कमा लेगा 4 ही दिन में। और ऐसे ही तो 20 दिन में कमा लेगा वो लगभग 84,000। ये 84,000 उसने फ्री में कमा लिया, उसकी जेब से कुछ लगा ही नहीं। सूर्यवंशी जी क्लियर? हाँ सर, बस एक कंफ्यूजन था थोड़ा सा, वो ऊपर जाएगी जहाँ रेंज लिखी थी आपने। You 1,200, how much did you take, sir? हाँ, अब मान लीजिए सर, निफ्टी जो है अपनी ये रेंज है, और 4 दिन में निफ्टी 25,200 आ गया। 25,200 आ गया तो आपको लॉस दिखेगा। हाँ, आपको तो लॉस लॉस- दिखेगा, लेकिन अगर एक्सपायरी 25,200 पे हो गई तो जीरो हो जाएगी। जी राधा जी आप बताइए। Talangadi of taken 16 is the number of lots, no, sir? देखिए यहाँ पर 16 लॉट है, Hmm. यहाँ पर 16 रुपीज प्रीमियम है जो हमें हाँ, वो तो +8, ये वो तो मालूम हो गया। और ये 16 लॉट ऐसे आए 40 लाख रुपीज की कैपिटल डिवाइड बाई 2.5 लाख, तो 16 आ गया। Okay. क्योंकि 40 लाख की कैपिटल मिली ना हमें 50 लाख का प्लेज करके, तो हमारे या, 16 लॉट या। आ जाएगा। तो 40 लाख लगा के 84,000 पर मंथ आप कमा सकते हो, जिसमें आप 800 पॉइंट दूर बैठ रहे हो, जो बहुत सेफ है। 800 पॉइंट तो बहुत सेफ है, जब भी 500 पॉइंट पे ही लॉस नहीं हुआ आपको अभी तक, तो 800 पे होने के चांसेस कम है, लेकिन हो सकता है। तो उस केस में आप स्टॉप लॉस लगाओगे कि जब आप पूरे महीने में 84,000 ही कमा रहे हो, तो अगर आपको कभी भी किसी पोजीशन में 20,000 रुपए का लॉस आ जाएगा तो आप लॉस ले लोगे, ये रूल बनाओगे आप। फिर इसमें जब आप करते रहोगे तो आपको बचने के तरीके भी आ जाएंगे, और आपको अपना वो भी पता लग जाएगा कि कहाँ से मार्केट घूमती है, कहाँ से नहीं घूमती। आप अपने लेवल भी निकालने शुरू कर दोगे, जब करने लगोगे तो सब हो जाएगा। जब कभी कोई ऐसा क्लाइंट मिले तो मुझे बता देना, पार्टनरशिप में काम करेंगे। क्लाइंट से कहेंगे भैया जो भी प्रॉफिट होगा 3 हिस्से, एक तेरा, एक Yes. आपका, एक मेरा। Yes, yes. I will come to you, sir, definitely. जी प्रसाद जी बोलिए। सर ये स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाया तो वो कैरी फॉरवर्ड होता है क्या, या फिर हर रोज सुबह लगाना पड़ता हर रोज लगाना पड़ता है। है? हाँ, Stop loss कैसे ऐसा कोई है क्या सर ब्रोकर जो कि स्टॉप लॉस ऑर्डर कैरी फॉरवर्ड करता है? करता नहीं है शायद कोई भी। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन है कि सर स्टॉप लॉस क्यों लगाना है। देखिए मान लीजिए आपने कोई चीज 200 रुपए पे ली, अब अगर वो नीचे गिरने लगी, 200 वाली चीज हो जाएगी मान लीजिए 200 वाली 195, तो आपको 5 रुपीज का लॉस हो गया। अब मान लीजिए कि अगर वो 90 हो जाए तो आप चाह रहे हो कि मुझे इससे ज्यादा लॉस ना हो, मैं लॉस बुक कर लूंगा। तो एक तरीका तो ये स्क्रीन के सामने बैठे रहो, जैसे 190 है बेच दो, और एक तरीका ये कंप्यूटर को बता दो भैया अगर 200 वाली चीज 190 भी हो तो मेरी बिक जाए। अब अगर 190 पे बेचना है, रेट चल रहा है 200, तो वो स्टॉप लॉस मतलब वो ऑर्डर लगेगा कैसे, तो उस वाले ऑर्डर को बोलते हैं स्टॉप लॉस। वो कंप्यूटराइज है, और जब आप एंजल पे या किसी भी चीज पे ट्रेडिंग करोगे तो वहां स्टॉप लॉस ऑर्डर लग जाता है। उसे स्टॉप लॉस पे लगाने के बाद 190 पे सेलिंग की बिट डालोगे तो डल जाएगी।
तो वो क्या करेगा, दो प्राइस पूछेगा आपसे, एक तो रेट जिस पे आप बेचना चाह रहे हो और एक ट्रिगर प्राइस। तो ट्रिगर प्राइस उसके अंदर 190 डाल दोगे और सेलिंग प्राइस डाल दोगे 189। तो जैसे ही वो 190 ट्रिगर करेगा, मतलब रेट 200 से टूट के नीचे 190 आएगा, 190 होते सार अपने आप आपका बिक जाएगा 189 तक। तो जो भी रेट आपने डाले होंगे उस पर ट्रिगर होने के बाद वो अपने आप बिक जाएगा। ऐसा करने से ये फायदा हो जाता है कि एक इंसान कहता है जी मैं इससे ज्यादा लॉस नहीं ले सकता, तो फिर उसका लॉस बच जाता है, इसीलिए बोलता है यहाँ पर मेरा लॉस स्टॉप हो जाए, और वहां पर आपका लॉस बुक हो जाता है। तो उस वाले ऑर्डर को बोलते हैं स्टॉप लॉस ऑर्डर, और जब आप ट्रेडिंग करोगे तो ये आ जाएगा लगाना आपको। राधा जी कोई क्वेरी हो तो बोलिए। सर जैसे वो 25-300 का रेंज आया और निफ्टी 200 तक आ गया, हाँ जी, तो जो लॉस होगा वो होगा क्योंकि प्रीमियम की वॉलेटिलिटी बढ़ जाएगी, उसके कारण होगा ना? हाँ डेल्टा की वजह से भी होगा भाई। आप बेची थी 8 रुपए की, अब वो आ गई 200 के पास, वो हो गई 80 रुपए की, तो 8 रुपए वाली चीज 80 हो गई, आपको 72 रुपीज का लॉस दिख रहा होगा बेटा। देखो कहाँ है, जल्दी देखो बेटा, यहाँ नहीं है, देख के दो जल्दी से, बंद हो जाएगा। 1 मिनट में होल्ड करते हैं जरा, मेरी चार्जिंग खत्म हो गई लैपटॉप। तो अंदर से पूछो जल्दी कहाँ है। चार्जर दो पहले। हाँ जी बताइए, अब क्या कह रहे थे आप लोग। तो हम ये बता रहे थे कि अगर आपकी वो मार्केट में वॉलेटिलिटी आ गई तो लॉस दिखेगा, निकाल के सही कर दो। तो दूसरी वाली पोजीशन भी अपन को प्रॉफिट देगी ना? हाँ तो 8 रुपये खत्म होंगे। एक तरफ जो अपन हेजिंग करेंगे, एक तरफ आपको 8 रुपए मिल रहे होंगे बेटे, एक तरफ आपके 8 रुपए, जो एक दोनों तरफ आपने 8 रुपए की बेची थी, तो जो एक तरफ वाली 8 होगी वो तो 0 के आसपास आ जाएगी, तो एक तरफ को आपको 8 रुपीज का प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन दूसरे वाली जो 8 है वो 80 हो जाएगी, तो आपको एक तरफ 72 रुपीज का लॉस हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आप 60 रुपीज के लॉस में होंगे, लगभग 60-64 के लॉस में। तो वो जो लॉस है वो आपका धीरे धीरे कम होगा, एक्सपायरी आते आते डीके हो जाएगा सारा, क्योंकि है तो आउट ऑफ द मनी ना, लेकिन थोड़े टाइम के लिए आपको लॉस दिखा देगी। तो वहां पर अब आपने ये रिस्क लेना है कि भैया अगर यहाँ से और बढ़ गया तो लॉस और बढ़ जाएगा, और कहीं ये आउट ऑफ द मनी इन द मनी बन गई तो लॉस और बढ़ जाएगा, लेकिन अगर वो इन द मनी से वहां से वापस नीचे आ गई तो वो खत्म हो जाएगा लॉस आपका धीरे धीरे। और अल्टीमेटली में 99% केसेस में प्रॉफिट ही होता है ऑप्शन सेलर को, लॉस नहीं होता। जब होता है तो बहुत मोटा होता है, लेकिन ठीक है, मतलब 500 पॉइंट सेफ है 4-5 दिन के लिए। एक और चीज है ना, मान ली अब मैं आपको इसमें एडजस्टमेंट सिखा देता हूँ, चलो थोड़ी सी आज। अब अगर मान लीजिए आपने ये वाला लेवल लिया था, ये वाला और ये वाला, तो 24,600 से मार्केट बढ़कर आप कह रहे हो कि 24,200 आ गई। 24,200 आने पर ये 8 रुपए वाला प्रीमियम 80 हो गया, और ये 8 वाला प्रीमियम 1 रुपया होगा, तो 7 रुपए का प्रॉफिट ये बुक करो, और अब यहां से 1000 पॉइंट दूर 25,200 पे 24,200 पे आ जाओ। 24,200 पे आपको 8 रुपए का प्रीमियम फिर मिल जाएगा, तो अब ये 8 रुपए खाओ, इधर 80 रहने दो। अब अगर मार्केट यहां से नीचे आ गई तो ये 8 वाला प्रीमियम 22 हो जाएगा, लेकिन ये 80 वाला प्रीमियम फिर 22 हो जाएगा, तो पहले जो 88 रुपए का प्रीमियम था और वो 44 रुपए आ जाएगा, तो आप अल्टीमेटली लॉस कम होता रहेगा आपका। तो आप धीरे धीरे ऊपर नीचे करते रहो अपनी पोजीशन को, तो आपको प्रॉफिट आता रहेगा। ठीक है ना? आप सर इसको थोड़ा सा क्लियर करके लिख के। अरे क्लियर होगा नहीं, इसलिए मैं करना नहीं चाह रहा था ये, लेकिन चलो कोशिश करता हूँ। चलो एक बार स्टेप बाय स्टेप कोशिश करता हूँ जी, इसको नोट करेंगे। कोशिश देखिए। अब जरा आपने मान लीजिए एक लेवल था, मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूं, आपने 24,000 की पुट बेच दी और 26,000 की कॉल बेच दी, ऐसा मान लो 25,000 चल रही है निफ्टी। जो आपने कॉल बेची मान लीजिए 8 रुपीज और 8 रुपीज की सेल की, टोटल आपको 16 रुपए मिल गए। अब जो निफ्टी है 25,000 वाली, ये बढ़कर हो गई 25,500। 25,500 जब बढ़कर हुई तो 24,000 वाली जो 8 रुपए की थी ये तो 2 रुपए की रह गई, लेकिन जो 26,000 वाली 8 रुपए की थी ये 22 रुपए की हो गई।
तो आपका टोटल प्रीमियम होगा 24, पहले 16 था, आपको 8 रुपीज का लॉस दिख रहा होगा। अब मैं ये कह रहा हूं कि ऐसे टाइम पर एडजस्टमेंट क्या करोगे आप, आपको 24 रुपए का पूरा प्रीमियम आपकी जेब से गया हुआ है, पहले 16 मिले आपको और अब 24 जा रहे हैं, तो उसमें दो तरह के एडजस्टमेंट कर सकते हो आप। एक, आपको लगता है मार्केट यहां से गिर जाएगी, तो आपको डर नहीं लग रहा है, अगर मार्केट आपको लग रहा है वापस चली जाएगी तो आप इसको ऐसे ही पड़े रहने दो। आपको लग रहा है मार्केट जो है थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है, तो आप क्या करो, 2 रुपए वाला प्रीमियम को तो बुक कर लो, ये वाले 6 रुपए का प्रॉफिट तो ले लो, और फिर यहां कहीं बैठ जाओ आके। मान लीजिए आप आ गए 24,500 पे, और 24,500 वाली में अगर आपके यहाँ 22 रुपए प्रीमियम है, मार्केट जो है 25,500 पे, और यहाँ 22 रुपए, यहाँ 11 रुपए तो मिल ही जाएगा, 12 रुपए प्रीमियम मिल जाएगा। तो अब आपको जो प्रीमियम है, आपने पहले 8 रुपए का प्रीमियम लेके 6 रुपए का प्रॉफिट ले लिया है, तो 6 रुपए ये मिल गए, 12 आपने ये ले लिए और 8 आपने ये ले लिए। रेट 24 चल रहा है, लेकिन आपको जो मिल गए हैं 6 मिल गए, 12 मिल गए और 8 मिल गए। टोटल प्रीमियम आपके हाथ में कितना आ गया, 18 और 8 24 रुपए, 26 रुपए का। रेट 24 चल रहा है, कोई बात नहीं। अब आपने ये वाले प्रीमियम ले लिए, एक का रेट 12 है, एक का 22 है, तो रेट हो गया 34 रुपए, और 26 रुपए का प्रीमियम आपको मिला हुआ है। अब जैसे ही मार्केट में डीके आएगा ना, बड़ी जल्दी प्रॉफिट में आ जाओगे। आपने भी कोई लॉस बुक नहीं किया है, आपने तो सिर्फ 6 रुपए का प्रॉफिट बुक किया है। तो इधर आपके रेट चल रहे हैं, मान लीजिए कल को मार्केट 25,500 ही रह गई वापस, लेकिन थोड़ा तो डीके होएगा। अब ये 12 वाला डीके होके मान लो 8 रुपए हो गया, और ये 22 वाला डीके होके मान लो 16 रुपए हो गया, तो ये वापस 24 रुपए हो गया, और आपको प्रीमियम कितना मिला हुआ है, 26। तो अगले दिन तक आप 2 रुपए के प्रॉफिट में आ गए। सिरोंशी जी क्लियर हुआ थोड़ा सा? नहीं हुआ सर, ये तो नहीं समझा रहा था, फिर से एक बार कोशिश कर लेता हूँ। लास्ट आपने सर 8 रुपए के थे। सर थोड़ा सा एक्सेल ले लो तो प्लीज। एक्सेल में नहीं होगा, एक्सेल में भी तो मुझे यही लिखना है, वो हाथ से लिखूंगा। देखिए आपने 24 सर बाकी सब लोग भी बोल रहे हैं सर एक्सेल ले लो। कौन बोल रहा है जी एक्सेल चाहिए, एक बार हैंड रेज कीजिए, सूर्यवंशी जी के अलावा। बाकी लोग नहीं नजर आए सर। एक्सेल में भी तो मैं यही लिखूंगा, 2 रुपए की चीज 6, क्योंकि 6 तो लिखा हुआ समझ में आ रहा है। एक्सेल में लिखने में मुझे एंटर मारना पड़ेगा, एंटर करते ही मेरी रिकॉर्डिंग रुक जाती है, स्पेस बार से भी मेरी रिकॉर्डिंग रुकती है, इस वजह से नहीं कर रहा हूं, वरना मुझे एक्सेल से क्या दिक्कत है। ठीक है, सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा हूं, और सेम नजर आएगा बिल्कुल, कुछ अलग नहीं है, नहीं तो मैं कर देता। आपने 88 रुपीज पे सेल किया है, 16 रुपए आपको मिल गए हैं। अभी समझने की बात है, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। अगर निफ्टी 500 रुपए बढ़ जाएगी तो पुट के रेट कम हो जाएंगे, पुट के रेट हमने एग्जांपल के लिए कर दिए 2 रुपए पे, और कॉल के रेट बढ़ जाएंगे क्योंकि मार्केट इंक्रीज हुई है, तो 8 रुपए की चीज हो गई 22 रुपए, आपको लॉस होना शुरू हो गया। मैं कह रहा हूं जिसमें प्रॉफिट हो रहा है उसे बुक कर लिया हमने वो 8 रुपए पे बेची थी, 2 रुपए पे खरीद ली, एक तरफ की पोजीशन हमारी स्क्वायर ऑफ हो गई है, दूसरे वाली तरफ की भी वहीं से वहीं रहने दो, और हमने एक पोजीशन थोड़ी पास की ले ली, 24,500 की पुट बेच दी, क्योंकि मार्केट चल रही है 25,500, अभी भी हम 1000 पॉइंट दूर हैं, तो हमने पुट में थोड़ा ऊपर आ गए। पहले हम थे पुट में 24,000, अब हम 24,500 पे आ गए, 500 पॉइंट ऊपर आ गए हम, और हमें प्रीमियम मिल गया 12 रुपए का। अब मान लीजिए अगले दिन अगर मार्केट वहीं की वहीं रह जाए, तो हर रोज थोड़ा थोड़ा डीके तो होता ही है। अभी जो 8 रुपए वाली आइटम थी अगले दिन 8 रुपए की रह गई, 12 वाली आइटम, और जो 22 वाली आइटम थी अगले दिन 16 रुपए की रह गई। 4-4 रुपए डीके हो गए एक दिन में, हो जाएंगे। जब 4 दिन बाद की ले रहे हो तो एक दिन में 4 रुपए डीके हो जाएंगे। तो अब आपको 24 रुपए प्रीमियम रह गया, लेकिन अब आपको क्या मिला, आपने एक जो 8 वाली बेची थी वो 6 रुपए का प्रॉफिट आप ले चुके हो, अब आपने अगली एक 12 रुपए की बेची हुई है और एक यहाँ 8 रुपए की बेची हुई है, तो टोटल 18 रुपए की चीज बेची हुई है, उसका प्रीमियम 24 रुपए है, यानी कि 6 रुपए का लॉस चल रहा है आपका। लेकिन ये लॉस तो आप पहले ही प्रॉफिट बुक कर चुके हो एक बार, तो अल्टीमेटली आप नो प्रॉफिट नो लॉस पे आ गए हो। तो ऐसे एडजस्टमेंट करके आप जल्दी प्रॉफिट में आ जाओगे जब ऑप्शन सेलिंग करोगे। जब करोगे तभी समझ में आएगी ये चीज, बाकी सबको समझ में आई होगी हल्की फुल्की। अब कोई क्वेरी हो तो बोलिए। सूर्यवंशी जी कोई क्वेरी? थोड़ी थोड़ी आई सर, पूरी नहीं आई। थोड़ी थोड़ी समझ में, जब एक्चुअल में करोगे इसे करके देखना। कल को अब आप ऑप्शन सेलिंग करोगे, उस दिन का इंतजार करो जब मार्केट में ब्लास्ट हो जाए और आपको लॉस दिखेगा, तब आप मेरे से पूछना सर अब इसको एडजस्टमेंट कैसे करूं। फिर मैं यही कहूंगा बस पुट में प्रॉफिट बुक कर लो और ऊपर की बेच दो, फिर उसे 1-2 दिन रोक लेना। 1-2 दिन रोक के आपको पता चलेगा कि जो लॉस दिख रहा था भरकम 10-15 हजार रुपए का खत्म हो जाएगा, और 2 दिन बाद आप प्रॉफिट में आ जाओगे। उल्टा जो आप पहले 1200 रुपए बचाने वाले थे आप 2400 बचा लोगे। एडजस्टमेंट करने से उल्टा प्रॉफिट बढ़ता है, कम नहीं होता। ये चीज जब आप ऑप्शन आएगा, ये कुछ चीजें प्रैक्टिकली करके ही समझ में आती है। जी राधा जी बोलिए। सर आप
You are telling you should square off PE. हाँ, जिस भी Okay. पोजीशन में प्रॉफिट है उसे स्क्वायर ऑफ करके प्रॉफिट होगा पास में उसका प्रॉफिट ले लेना, एग्जिट कर देना, फिर बाद में अगेन यू टेक अनदर पोजीशन, another position for That's all. that put only. that put only for another 200 or 300 more points. Well, बिल्कुल Okay sir, बिल्कुल thank you sir, I got it. थोड़ा ज्यादा मिल जाएगा प्रीमियम। ज्यादा जैसे अगर मान लीजिए मार्केट और बढ़ती है तो आपको पुट में फिर से प्रॉफिट हो जाएगा, और अगर मार्केट वापस आ जाती है कॉल वाला, yes. ऐसा करने से आपको बेनिफिट है। बेनिफिट तभी आएगा जब मार्केट गिरेगी, क्योंकि अगर मार्केट बढ़ती चली जाएगी तो कॉल में तो बहुत लॉस हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए कॉल आपकी इन द मनी बन जाए तो फिर कॉल को एडजस्ट करना है, फिर पुट और कॉल दोनों को एडजस्ट करना है। वो वाला केस में भी समझाने की कोशिश कर लेता हूं एक दिन में, हालांकि समझाना मुश्किल है लेकिन देखते हैं। अब अगर मान लीजिए इसी एग्जाम्पल में आपकी जो है निफ्टी बढ़कर अगली बार 26,000 हो गई, अब 26,000 की कॉल आपने बेच रखी है, तो देखिए जो ये आपकी 12 रुपए वाली थी ये भी 0 हो जाएगी, ये भी 1 रुपया हो जाएगी, तो यहां पर भी 11 रुपए का प्रॉफिट बुक कर लोगे आप। लेकिन जो कॉल आपने 8 रुपए की बेची हुई थी 26,000 आने पे हो जाएगी लगभग 60 रुपए की। अब आपने 8 रुपए की सेल की थी और 60 की हो गई, 52 रुपीज का लॉस हुआ। आपने प्रॉफिट कितना बुक करा, एक 11 रुपीज करा और एक 6 रुपीज 17 रुपीज का प्रॉफिट बुक करा, लेकिन आपको लॉस हो रहा होगा उस टाइम पर 52 रुपीज का। 52 माइनस 17 ये आपका 35 का नेट लॉस है। तो ऐसे केस में आपको लेना पड़ता है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस लेने का तरीका क्या है, आपको 60 रुपीज का जो लॉस है ये पूरा करना है। तो ओवरऑल आपको 35 का लॉस है, प्लस 7-8 रुपए आप कमाना भी चाह रहे थे, तो अब आप क्या करोगे, सारी पोजीशन से स्क्वायर ऑफ करके लॉस बुक कर लोगे। आपने क्या करा, यहाँ पर 60 रुपीज का पूरा लॉस बुक करा, तो नेट में आपको 35 का लॉस हो गया। ये बात किसी को समझ में ना आई हो तो बोलिए 35 का लॉस कैसे हुआ। सर और एक बार बोलना पड़ेगा सर, ये थोड़ा सा बता देते हैं मैम, बता देते हैं, लास्ट बता रहा हूँ, देख लीजिए एक बार। एक प्रॉफिट तो आपको 6 रुपए का हुआ था, एक प्रॉफिट हुआ था क्योंकि ये पुट दोनों बार 0 हो गई। लेकिन लॉस किस में हुआ, कॉल में। कॉल आपने 8 रुपीज की सेल की थी और 60 रुपीज में बाई करी, तो टोटल 52 का लॉस है और 17 का है प्रॉफिट, 11 ये वाला और 6 ये वाला, टोटल 17 का प्रॉफिट। तो अल्टीमेटली आपको इस पूरी पोजीशन में पिछले 3 दिन में 35 रुपीज का लॉस रहा है। सबको क्लियर हो गई अभी ये वाली बात। ये 17 रुपीज कहाँ से आ गया सर? 11 रुपीज का प्रॉफिट ये हुआ था और प्लस 11 प्लस 6 ओके 17 ये वाले प्रॉफिट हो चुके थे, और अभी हमें लॉस हो गया 52 रुपीज का कॉल में। तो अल्टीमेटली हम टोटल 35 रुपीज के लॉस में है। सूर्यवंशी जी क्लियर? थोड़ा सर। चलिए कोई नहीं, थोड़ा ही समझिए, जब प्रैक्टिकली करेंगे तो पूरा क्लियर होगा। अब आपने 35 के लॉस पे इस पोजीशन को कर दिया क्लोज। अब आपने कॉल में से भी बाहर निकल गए और पुट में से भी बाहर निकल गए, हमें हो गया लॉस। इसी को बोलते हैं हमने ले लिया स्टॉप लॉस। भैया हमें इतना लॉस नहीं करना, कमाने के लिए 8 रुपए, जाने के लिए 37 रुपीज बहुत है, बस इससे ज्यादा नहीं लेना है। अब जब आपको ये लॉस हो गया, फिर भी मेरे जैसे जिद्दी लोग होते हैं, नहीं लॉस हो गया लेकिन यहीं से कवर करना है, तो मैं क्या करूंगा उस टाइम पर, मैं उस टाइम पर ये करूंगा कि मैं क्या करूंगा, ऐसी कॉल और पुट बेच दूंगा जिसका प्रीमियम टोटल 38 रुपए आ रहा होगा, मतलब 19 प्लस 19 वाली बेच दूंगा। अब 19 प्लस 19 हो सकता है कि मुझे 500 पॉइंट दूर मिले, कोई बात नहीं, मेरी 26,000 आ गई है ना, तो मैं 25,500 की एक बेच दूंगा और 26,500 की एक बेच दूंगा। अब तो मार्केट ऐसा नहीं होगा ना बार बार वॉलेटाइल हो जाए, पहले ही मार्केट 1000 पॉइंट बढ़ चुकी है और थोड़ी बढ़ जाएगी या और थोड़ी गिर जाएगी। मैंने 500 पॉइंट ऊपर नीचे की बेच दी, लास्ट में मेरी ये 0 हो गई, तो जो 37 रुपए का मुझे लॉस हुआ था वो मैंने 38 रुपए कमा लिए। इस हफ्ते मैंने कोई लॉस नहीं करा, कुछ कमाया भी नहीं। तो ये बाद में मैं एडजस्टमेंट करूंगा, मैं झगड़ा नहीं कर रहा हूँ, जिद्दी बनकर नहीं बैठा हूं, नहीं मुझे यहीं से प्रॉफिट निकलेगा मैं तो बैठा हूं, फिर तो हो सकता है 200 रुपए का लॉस हो जाए। तो हमें क्या करना है, स्टॉप लॉस ले लेना है। स्टॉप लॉस लेने के बाद फिर से एक पोजीशन बनानी है, वो 500 पॉइंट दूर की भी हो सकती है, 700 की भी हो सकती है, जो प्रॉफिट वहां से होगा वो वाला ले लेंगे, अगले हफ्ते प्रॉफिट कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो ये एडजस्टमेंट करने का तरीका होता है, जब आप करेंगे तो स्टॉप लॉस लेना बहुत जरूरी है। स्टॉप लॉस नहीं लेंगे तो मैंने बर्बाद होते देखा है लोगों को, एक दिन में 4-4 लाख का लॉस आ गया। सर एक बार वो स्क्रीनशॉट बता दीजिए। आपने जो पिछली वाली पोजीशन क्लोज कर दी उसमें आपको लॉस हो गया 35 रुपीज का, एक लॉट पे लगभग आपको 3,000 रुपए का 2,500 रुपए का लॉस हो गया। आपने मान लीजिए 40 लॉट लिए थे तो 1 लाख रुपए का लॉस हो गया। 16 लॉट लिए थे, सॉरी 16 पे 35-40 हजार का लॉस हो गया। तो उस केस में फिर आप हारोगे नहीं, वो वाला लॉस हो गया, कोई बात नहीं, बंद कर दी पोजीशन। फिर एक नई पोजीशन बनाओ, जैसे आपने पहले 1000 पॉइंट दूर बनाई थी वैसे बनाओ, 1000 की जगह पर 700 पॉइंट दूर बना लो, क्योंकि अब टाइम भी कम रह गया होगा और आपको लॉस हुआ है वो भी तो कवर करना है ना। तो थोड़ा पास की पोजीशन बना के प्रॉफिट थोड़ा ज्यादा करेंगे।
रिस्क की पोजीशन बनाएंगे थोड़ी सी और प्रॉफिट थोड़ा ज्यादा करके वो लॉस कवर कर लेंगे। कुछ नया नहीं बताया मैंने उसमें यही बताया कि दोबारा से पोजीशन बनाओगे 500 पॉइंट दूर की। पहले 1000 पॉइंट दूर की बनाई थी, अब 26,000 की करंट मार्केट प्राइस है, तो 500 पॉइंट ऊपर और 500 पॉइंट नीचे की पोजीशन बना लो और वो वाला लॉस कवर कर लो। तो ये थी एडजस्टमेंट ऑप्शन सेलिंग। जब आप शॉर्ट स्ट्रैंगल बनाते हो, अभी तक आपने सिर्फ वही दिन देखे हैं कि सर हम रोज शॉर्ट स्ट्रैंगल बना रहे हैं, रोज पैसे आए जा रहे हैं, खुश हो आप। लेकिन वो वाला दिन आपने अभी तक नहीं देखा है जब मार्केट वॉलेटाइल हो जाती है और लॉस दिख जाता है। तो उस लॉस को कैसे बियर करोगे, कैसे एडजस्ट करोगे, उसके तरीके बताए हैं। आएगा तभी समझ में जब सच में करोगे। जब सच में करोगे, कितने भी साल बाद करोगे, मेरा नंबर आपके पास है। जब मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार नंबर लिया था तो यही लिया था और आज तक यही है और मेरे मरने तक मैं नंबर यही रखूंगा। ठीक, तो मेरा नंबर कभी चेंज नहीं होगा। मैं आपके साथ बैठा हूं, 10 साल बाद भी आप मुझे कोई क्वेरी लेंगे तो मैं दूंगा आपको आंसर उसका। चलिए अब थैंक यू वेरी मच। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं अब आगे। ये स्ट्रेटजी हो गई खत्म। अब पढ़ते हैं अपनी बुक। कल मैंने आपको कॉर्पोरेट एक्शन बताया था। कॉर्पोरेट एक्शन हमने बताया था कि कंपनी कभी भी कोई मर्जर कर ले, डिविडेंड दे दे, राइट शेयर दे दे, बोनस शेयर दे दे, तो उसे कॉर्पोरेट एक्शन बोलते हैं। उसमें से डिविडेंड समझाने की कोशिश की थी कि अगर डिविडेंड दिया कंपनी ने तो कैसे एडजस्ट होगा। अब एग्जांपल के लिए मैं फिर से डिविडेंड पे जा रहा हूं। अब क्या हुआ, अब कंपनी हर बार 2% डिविडेंड देती थी। कंपनी हर बार 2% डिविडेंड देती थी तो क्या हुआ होगा, रिलायंस का शेयर मान लीजिए 1000 रुपए चल रहा है और कंपनी सबको पता है हर बार रिलायंस 10 रुपए डिविडेंड देता है। ठीक है, तो क्या हुआ होगा, जैसे ही कंपनी ने अपनी मीटिंग डिक्लेयर करी कि मैं इस तारीख को मीटिंग लूंगी, तो उसका रिलायंस का जो फ्यूचर है वो 10 रुपए कम पे चलने लगा होगा। फ्यूचर 10 रुपए गिर गया होगा क्योंकि सबने सोच लिया अपने मन में कि रिलायंस कंपनी 10 रुपए का डिविडेंड तो हर बार दे ही रही है, इस बार भी 10 का ही देगी। तो ये बात सबको समझ में आ गई कि फ्यूचर 10 रुपए उसी दिन गिर जाएगा जिस दिन मीटिंग अनाउंस होगी। सबको क्लियर है वाली बात। और ऐसा भी हो सकता है कि फ्यूचर 2 महीने 3 महीने पहले से गिरा हुआ। सबको पता है रिलायंस कंपनी अप्रैल में ही अपने रिजल्ट इशू करेगी, मार्च वाले, और क्या कहते हैं मार्च वाले उसमें ही डिविडेंड देती है। तो जो आपका अप्रैल वाला फ्यूचर होगा वो 3 महीने 6 महीने पहले से ही 10 रुपए कम पे ही चल रहा होगा। जो सेलर होते हैं उनमें बहुत दिमाग होता है, वो सब चीज पहले ही देख लेते हैं। प्रसाद जी बोलिए। सर हाँ जी, शेयर्स में मुझे पूछना था, ये आपने जैसे रिलायंस का एग्जांपल लिया है, ये जैसा कि अपना 10% का समझ लो या 15% का जो कैप लग जाता है अगर खुलने के बाद, तो वैसे दूसरे दिन के ऊपर कुछ रहता है क्या ऐसा कि समझ लो आज 1000 पे क्लोज हो गया रिलायंस तो कल वो 12 से भी 1200 पे खुल सकता प्रसाद है? जी छोटी सी अच्छा, रिक्वेस्ट है, आप अपना एक क्वेश्चन लिख लें और हाँ ठीक है ठीक है ठीक, क्योंकि अभी चल रहा है कॉर्पोरेट एक्शन। कॉर्पोरेट एक्शन ओके ओके, कॉर्पोरेट एक्शन सब भूल जाएंगे। आप अपना ठीक है ठीक, दूंगा आज ही आंसर में, ठीक है। चलेगा सब लिखा चलेगा, करें ओके अपने पास और जो चीज चल रही हो टॉपिक के बीच में नहीं पूछनी है, टॉपिक से रिलेटेड ठीक, पूछना है और आपके आंसर में जरूर दूंगा, आज ही दूंगा, ठीक है। सभी ओके मैंने बोला है। तो कॉर्पोरेट एक्शन पे हम थे अभी। अब अगर आपका मान लीजिए रिलायंस में 10 रुपए का डिविडेंड देती है तो 3 महीने पहले से ही जो अप्रैल वाला फ्यूचर होगा वो 10 रुपए पहले ही कम पे चल रहा होगा। मान लीजिए उस पर 1% का डिफरेंस रहता है। मान लीजिए आपका कैश में 1000 का रेट है और फ्यूचर 1010 का होना चाहिए, तो वो 1010 की जगह 1000 का ही चल रहा होगा अप्रैल वाला फ्यूचर। तो हम कभी कभी सोचते हैं ना, अरे डिस्काउंट पे क्यों चल रहा है, अरे रेट सेम क्यों हो गया अभी से फ्यूचर और कैश के, क्योंकि जो फ्यूचर सेलिंग कर रहे हैं ना वो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे आपसे बड़े लोग हैं, वो बड़े बड़े फंड मैनेजर हैं। तो जो फंड मैनेजरों ने पहले ही पता है 10 रुपए कम पे चलना चाहिए, 10 रुपए का डिविडेंड आएगा। लेकिन अगर रिलायंस ने इस बार 100 रुपए डिविडेंड दे दिया तो जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर होगा, जिस दिन कंपनी बताएगी इस बार हम डिविडेंड 100 रुपए देने वाले हैं, उस दिन वो 90 रुपए और डिस्काउंट पे आएगा। तो इस चीज को तो हम खेल सकते हैं ना। हम कैसे खेलेंगे भाई, रिलायंस 10 रुपए का डिविडेंड तो देती है और 10 रुपए के डिस्काउंट पे चल रहा है, यानी कि अगर मैं यहां बेच दूं, अगर कंपनी ने 10 रुपए डिविडेंड दिया तो मुझे कोई लॉस होगा ही नहीं। अगर कंपनी ने 10 से ज्यादा दे दिया तो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। लॉस का खाना तो है ही नहीं ना। सोचकर देखिए भाई, रिलायंस 10 रुपए डिविडेंड देती है, 10 से कम तो देगी ही नहीं, सबको पता है। लेकिन अगर प्रॉफिट ज्यादा आ गया 10 से ज्यादा दे देगी, प्रॉफिट कम आएगा तब भी 10 तो दे ही देगी। लेकिन अगर कहीं प्रॉफिट ज्यादा आ गया तो फिर वो 10 से ज्यादा डिविडेंड दे देगी, 100 रुपए भी दे सकती है। तो ऐसे केस में एक ज्यादा दिमाग वाला आदमी क्या करता है, वो क्या करता है, सर अप्रैल में डिविडेंड देती है, मैंने अप्रैल का फ्यूचर सेल कर दिया और मई का फ्यूचर बाय कर लिया। तो अप्रैल वाले में अगर मान लीजिए 100 रुपए का डिविडेंड दिया
तो 100 रुपए का डिविडेंड अप्रैल में डिक्लेयर करके अप्रैल में ही पे कर देगी, तो जो फ्यूचर में एडजस्टमेंट होगी वो अप्रैल वाले में होगी बस। मई वाले में ना तो डिविडेंड मिलना है ना कुछ होना है, तो मई वाले में कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी। सबको ये क्लियर है? So dividend, अगर उसने एक जगह का बाय और एक जगह का सेल कर लिया तो अल्टीमेटली वो 100 रुपए कमा सकता है, वो जो डिविडेंड। दादाजी बोलिए। dividend adjustment only will be done in that same month or same day. हाँ, सेम मंथ में That share price, बिल्कुल, क्योंकि same month. हाँ अप्रैल में डिविडेंड डिक्लेयर होगा, अप्रैल में पे हो जाएगा। और मई में it will come back to normal. कैश से कर लेते हैं, कैश से। चलो ये वाले चेक कर ही छोड़ दे अप्रैल और मई का। अब इस स्ट्रेटेजी को Okay. हमने क्या करा, अप्रैल का फ्यूचर सेल कर दिया और कैश में बाय कर लिया। तो अब क्या होगा, अप्रैल का फ्यूचर मान लीजिए 1000 का ही चल रहा है और कैश वाला भी 1000 का ही चल रहा है। अब रिलायंस वालों ने क्या करा, इस बार 100 रुपए का डिविडेंड दे दिया। 100 रुपए का डिविडेंड कैश वाले को मिल जाएगा, 100 रुपए का डिविडेंड मिलकर आपकी कॉस्ट होगी 900। अब क्या होगा, अगले दिन वो 900 रुपए हो जाएगा, 100 रुपए का डिविडेंड मिल गया 900 में बिक जाएगा और ये फ्यूचर भी हो जाएगा 900। तो आप ये 100 रुपए पूरे कमा लोगे, क्योंकि आपने 1000 में सेल किया था, 900 में बाय करोगे। तो अगर डिविडेंड ज्यादा मिल गया तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर? Okay, sir. सूर्यवंशी जी क्लियर? थोड़ा थोड़ा सर। क्या नहीं समझ में आया बताइए। आपने एक चीज 1000 रुपीज की बेची है और एक तरफ 1000 रुपीज की खरीद ली। अब वो चाहे जितना मर्जी ऊपर नीचे उतरा है, आपको लॉस तो होना नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली कैश वाले को 100 रुपए मिल जाएंगे, फ्यूचर वाले को कुछ मिलना नहीं है। तो अल्टीमेटली जो 100 रुपए वाले कैश वाले को अलग से मिल गए, वो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर हुआ सूर्यवंशी जी? सर क्वांटिटी कितनी रखेंगे अपन दोनों साइड? दोनों साइड बराबर रखना है quantity बस। मतलब जितना फ्यूचर का लॉट है उतने शेयर उधर खरीदने पड़ेंगे, तो सर पैसा तो बहुत लगेगा। सर जब पढ़ाई करते हो ना तो ऐसा अज्यूम कर लिया करो आप अरबपति हो। ठीक है सर। अरबपति अज्यूम करने से आप क्वेरी नहीं करोगे ये वाली, अरे पैसा लगे ना लगे, मैं तो आपको सिखा रहा हूं ना कि अगर आपके पास पैसा आ जाए तो आप ये वाली स्ट्रेटजी बना सकते हो। ये वाली अब सर हम लोग अरबपति खरबपति है सर पढ़ने से। आप अपने मन में ऐसा अज्यूम कर लो कि मेरे पास 20 लाख 50 लाख हैं और फिर स्ट्रेटजी समझो, क्योंकि हमें अभी स्ट्रेटजी समझानी एक्चुअल में करनी थोड़ी है, लेकिन समझ में आ जाएगी तो एक ना एक दिन आप कर लोगे। आप टेंशन मत लो, आपके 50 लाख 1 करोड़ हो जाएंगे, जरूर होंगे। और अभी आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की, आप थोड़ा लेट हो गए हो। अब आप अपने इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दी है, आने वाले 10 साल में 15 साल में 1 करोड़ इकट्ठे हो जाएंगे आपके। सही तरीके से करिए, बस कुछ भी नहीं करना, कुछ नया नहीं करना है। 5000 महीना की सिप लगा दीजिए, 15 साल में 1 करोड़ हो जाएंगे। 5000 महीना कोई जी। राधा जी मेरी बोलिए। Sir, this future cell, can we do it in CE? Is it CE or PE, sir? नहीं, फ्यूचर सेल करना पड़ेगा मैम। सीई से क्या होगा, सीई से तो नहीं कुछ होगा, फ्यूचर ही सेल करेंगे। आपने कैश में बाई किया 1000 रुपीज पे और फ्यूचर में 1000 पे सेल कर दिया। अब चाहे रेट हाँ. चाहे 800 जाए चाहे 1500 जाए, आपको कोई प्रॉफिट लॉस तो होना नहीं है, लेकिन जो डिविडेंड आप वो आपका प्रॉफिट है Yes, yes. ना। Okay, sir. इसको ऐसे Got समझ it, sir. लीजिए, इसको ऐसे समझ लीजिए। सूर्यवंशी जी के पास 50 लाख रुपए थे, उन्होंने 50 लाख रुपए के शेयर कैश में खरीद लिए और 50 लाख रुपए के शेयर फ्यूचर में सेल कर दिया। अब उन्हें कुछ नहीं करना, एक्सपायरी डेट पे कैश के फ्यूचर से एडजस्ट हो जाते हैं। आपको पता ही है एक्सपायरी डेट पे क्या होता है, अगर आपने फ्यूचर सेल किया है उसे बाय ना करो, तो जो फ्यूचर के वाले शेयर हैं वो कैश वाले एडजस्ट हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे आपके शेयर। आपकी जेब से ना कुछ लगा ना कुछ आया, लेकिन जो डिविडेंड आपके अकाउंट में आ गया वो आपको प्रॉफिट है। Yes, dividend is, yes, sir. Dividend is becoming income to us. क्लियर सर? हाँ सर। वेरी गुड वेरी गुड। किसी और को कोई क्वेरी? चलिए अब मैं आपके इन मंसूबों पे पानी फेरने वाला हूं। ये जो 100 रुपए आपको बचे थे, इस पे सेबी के पास बहुत सारी क्वेरीज गई, बड़े बड़े फंड मैनेजर्स की। मैनेजर्स क्या करने लगे, मैनेजर्स ने बताया सर देखो ऐसे तो हम कर ही लेंगे, फिर तो हम सारा काम बंद कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड बंद कर देते हैं, बस जब भी कोई कंपनी डिविडेंड देने वाली होगी हम तो ये स्ट्रेटजी बनाकर बैठ जाएंगे। तो सेबी ने कहा अरे ये तो बड़ा गलत हो गया, तो छोटे इन्वेस्टर के लिए बड़ा नुकसान की बात है, छोटे इन्वेस्टर के लिए नुकसान की बात है। तो सेबी ने कहा नहीं नहीं ये नहीं हो पाएगा। तो सेबी ने क्या कहा, सेबी ने कहा कि अगर कोई भी कंपनी 5% से ज्यादा, देखो 5% तक के लिए स्ट्रेटजी जिंदा है आज तक। अगर कंपनी अपने शेयर प्राइस का 5% डिविडेंड देती है तो ये वाली स्ट्रेटजी है, तो आप ये वाली स्ट्रेटजी यूज कर सकते हो। मतलब अगर रिलायंस
₹49 का डिविडेंड दे दे, क्योंकि 1000 पे चल रहा है, तो 49 रुपीज का डिविडेंड दे दे, तो ये ₹49 आप कमा सकते हो इसी वाली स्ट्रेटजी से। लेकिन सेबी ने कहा कि बहुत बड़ा डिफरेंस ना आ जाए, उससे रिटेलर का नुकसान ना हो जाए, तो उसके लिए बचाने के लिए एक रूल बना दिया कि अगर 5% से ज्यादा डिविडेंड दिया तो 5% है या 3% है वो मैं देखकर बताऊंगा, या 2% है ये भी देखकर बताऊंगा, क्योंकि शुरू में ये वाला जो रूल आया था वो 2% के लिए आया था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, मैंने अभी देखा था कल परसों चेक किया था, ये बढ़कर 5% शायद कर दिया, लेकिन इंटरनेट पे गलत भी होता है, तो मैं चेक करके बता दूंगा 2% है कि 5% है। तो अगर उस रेट से ज्यादा डिविडेंड दिया होगा तो वो एडजस्टिंग इवेंट बन जाएगा। एडजस्टिंग इवेंट मतलब उसके रेट में जो फ्यूचर का रेट है उसे भी एडजस्ट किया जाएगा। यानी कि अगर रिलायंस कंपनी ₹100 का डिविडेंड देगी तो वो ₹100 का डिविडेंड आपको कैश वालों को मिलेगा, और जो फ्यूचर में सेलर होगा उसे देना पड़ेगा, ठीक है, और अगर फ्यूचर का बायर होगा तो उसे भी मिल जाएगा। तो ये एडजस्टिंग इवेंट हो गया है। तो इस वजह से अगर उस रेट से ज्यादा डिविडेंड दे दिया तो फिर वो एडजस्टिंग इवेंट हो जाता है, और ये जो आपको डिफरेंस का प्रॉफिट हो जाता था ये नहीं होगा, ठीक है। अब वो कितने % का रेट है, चलो मैं सर्च कर देता हूं। हाउ मच डिविडेंड इज एडजस्टेड फ्यूचर्स। A dividend adjust single stock future contract is an agreement to चलो 2% ही है, अभी भी 2% का रेट है, 2% से ऊपर होने पे वो एडजस्टिंग इवेंट बन जाएगा और फिर आपको प्रॉफिट नहीं होगा। 2% तक के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी कंपनी ने अपनी करंट मार्केट प्राइस से 2% तक का डिविडेंड दिया तो फिर वो एडजस्टिंग इवेंट नहीं है। उस केस में आप ये वाला काम कर सकते हो, उस केस में फ्यूचर के प्राइस गिरेंगे। लेकिन अगर 2% से ज्यादा का डिविडेंड दे दिया तो फ्यूचर के प्राइस नहीं गिरेंगे। वो जो फ्यूचर में एडजस्ट हो जाता था डिविडेंड वो नहीं होगा। अब ये काम ना बहुत लोग करते हैं, जब ये वेदांता अपना डिविडेंड देता है ना तो शेयर ही ₹300 का है, ₹100 का है, सॉरी शेयर ₹100 का 8-8 रुपए का डिविडेंड दे देता है एक बारी में, और साल में 3-4 बार दे देता है। तो लोगों को लगता है ये फ्यूचर का प्राइस गिर जाएगा, लेकिन गिरता ही नहीं है। वहां पर मैं पैसा कमा जाता हूँ बहुत मोटा, वो बताऊंगा कैसे। जिस दिन भी ऐसा कुछ होगा, वेदांता या कोई बड़ी कंपनी हिंदुस्तान जिंक या वेदांता का भी अब की बार डिविडेंड देगा, तो मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बताऊंगा जिसमें पैसा आएगा ही आएगा। फिर मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी बता दूंगा। चलिए, तो मेरे हिसाब से डिविडेंड एडजस्टमेंट का बस एक छोटा सा रूल बताया मैंने। 2% से ऊपर होने पे वो जो फ्यूचर का प्राइस है वो एडजस्ट नहीं होगा, क्योंकि वो 2% फिर फ्यूचर के रेट में से भी कम होगा, एडजस्टिंग इवेंट है वो। तो उस केस में फ्यूचर और कैश के रेट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो 2% कैश का रेट भी गिरेगा उसी दिन और 2% फ्यूचर का रेट भी अगले दिन ही गिरेगा। उस केस में वो आपकी जेब से नहीं जाते हैं। दैट इज कॉल्ड एडजस्टिंग इवेंट ऑफ डिविडेंड। कि डिविडेंड एडजस्ट कब होता है, जब वो 2% से ज्यादा हो किसी भी कंपनी में। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आपको नॉलेज होनी चाहिए। यूज कम होएगा, यूज ज्यादा नहीं होता है। कोई क्वेरी किसी की? सर मतलब जिस दिन डिविडेंड अनाउंस होता है उस दिन स्टॉक की प्राइस गिर जाती है। जिस दिन डिविडेंड अनाउंस होता है उस दिन फ्यूचर में स्टॉक की प्राइस गिर जाती है, लेकिन अगर वो 2% से ज्यादा हो तो फिर फ्यूचर में नहीं गिरेगी, क्योंकि कैश वालों को भी मिलेगा और फ्यूचर वालों को भी मिलेगा। 2% से ज्यादा होने पे दोनों को मिलता है, तो फिर नहीं गिरेगी। लेकिन 2% से कम होने पर कैश वालों को तो मिलेगा, फ्यूचर वालों को नहीं मिलेगा। इस केस में फ्यूचर गिर जाता है, ले मुझे तो मिलेगा ही नहीं। तो फ्यूचर का रेट पहले ही गिर जाता है अनाउंस वाले दिन ही, बल्कि अनाउंस होने से पहले ही गिर जाता है कि भाई कुछ तो डिविडेंड देंगे ही, वो एक्सपेक्टेशन में गिरा देते हैं। लेके जाओ जल्दी यहां से। हाँ जी, ठीक है जी। अब डिविडेंड से पढ़ के आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे इवेंट एडजस्ट होने हैं बिल्कुल इसी तरीके से। डिविडेंड एग्जांपल देख लीजिए, कल हमने पढ़ा दिया था ये, तो एग्जांपल तो आगे देख लीजिए। अब अगला आ गया राइट इश्यू। अब सर अगला क्वेश्चन, फिर एक बंदे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा, सर लो तो अगली बात पे आ जाओ। एक कंपनी ने बोनस शेयर दे दिया। पहले बोनस बता देता हूं सर। एक रिलायंस का शेयर ₹1000 का था। अब जब कंपनी बोनस देती है तो कैश वाले को तो बोनस मिल जाता है। कंपनी 1000 वाले पे एक शेयर के बदले एक शेयर देती है, तो उसके पास 500 वाले 2 हो जाते हैं। फ्यूचर वाले को तो बोनस भी नहीं मिलता। फ्यूचर वाले ने ₹1000 में शेयर बेच खरीदा था, बेचारे का 500 हो जाएगा, अगले दिन उसका क्या लॉस हो जाएगा?
तो फिर बोनस के केस में भी सेबी ने बोला नहीं, ये एडजस्टिंग इवेंट है। अगर आपने फ्यूचर 1000 रुपए पे खरीदा होगा तो कंपनी आपको वो 500 वाले 2 फ्यूचर गिने जाएंगे, आपकी क्वांटिटी डबल कर दी जाएगी, मतलब बोनस जो है फ्यूचर वाले को भी मिल जाएगा, तो आपको लॉस नहीं होगा। किसी को भी क्वेरी बोनस के केस में? बोनस के केस में किसी की कोई क्वेरी? अगर 1000 शेयर खरीदे हुए हैं तो बोनस मिलने पे वो अपने आप 2000 शेयर हो जाएंगे, फ्यूचर वाले के भी। कैश वाले के तो होंगे ही होंगे, फ्यूचर वाले के भी क्वांटिटी डबल हो जाएगी। जो लॉट पहले 1000 रुपए का था, 1000 शेयर का था, वो अपने आप 2000 शेयर का हो जाएगा और आपके खाते में पहले से ही 2000 शेयर दिखने लगेंगे। तो फ्यूचर वाले को बोनस के केस में लॉस नहीं होगा, ये एडजस्टिंग इवेंट है। तो पेपर में क्या आएगा, क्या ये एडजस्टिंग इवेंट है आपको? हाँ, एडजस्टमेंट हुई है ना, पहले फ्यूचर के 1000 शेयर थे, अब 2000 हो गए। जी प्रसाद जी, क्वेरी बोलिए। सर क्या ये फिर फॉरएवर हो जाता है क्या, लॉट साइज चेंज? हाँ, लॉट वो साइज डिविडेंड में चेंज हो जाएगा आगे के सारे। अच्छा, ठीक है, कोई क्वेरी किसी? थैंक यू। पढ़े। तीसरा ऑप्शन आ गया, कंपनी राइट शेयर इशू करे। अब सर राइट शेयर क्या है? अब राइट शेयर में तो बड़ा पंगा है। राइट शेयर होते हैं कि जिसके पास पहले से शेयर हैं वो इस कंपनी के शेयर खरीद सकता है पैसे देके। अब सर कैश वाले के केस में तो समझ में आ रहा है कि वो पैसे देके, मतलब 1000 का शेयर है, कंपनी कहेगी अगर किसी के पास मेरा 1 शेयर है तो वो 1 शेयर खरीद सकता है सिर्फ 600 रुपए में। 1000 का शेयर 600 में मिल रहा है, 400 रुपए का प्रॉफिट है, तो कैश वाला तो ले लेगा। और कंपनी ने भी सिर्फ कैश वाले को राइट दिया, फ्यूचर वाले को थोड़ी दिया राइट। तो क्या होगा, फ्यूचर वाले को तो लॉस हो जाएगा। क्या होगा वो समझाता हूं। When a company needs additional equity share, जब उसे अगले एडिशनल पैसे की जरूरत है, it has 2 choices, ask more money from the existing shareholder or go for a fresh set। अगर नए शेयर इशू कर रही है तो उसे तो नए शेयर इशू करना बोलते हैं, लेकिन कभी कभी क्या करती है वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से भी पैसा मांगती है। अगर कंपनी ने लेटर वाला चेंज करा कि नए शेयर इशू करूंगी तो उस केस में तो इशू शेयर ऑफ फ्रेश सेट इन्वेस्टर, प्रोपोर्शनेट होल्डिंग और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर गेट डिल्यूटेड। जो पुराने शेयर होल्डर थे वो पुराने तो रहेंगे ही रहेंगे, नए भी आ जाएंगे। एग्जाम्पल, कंपनी ने 21-22 में, डोमेस्टिक कंपनी थी, रिक्वायर्ड टू पे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स ऑन एनी अमाउंट डिक्लेयर डिस्ट्रीब्यूटेड और पेड बाय सच कंपनी बाय वे ऑफ डिविडेंड हैव 10 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच। अब उसने क्या करा, कंपनी ने 10 लाख शेयर इशू कर दिए फ्री में, इसे तो बोनस बोलते हैं। अमाउंटिंग टू एन इशू एंड पेड अप कैपिटल उसकी 1 करोड़ थी। इफ इट इज इशू अनदर 10 लाख, अब उसने 10 लाख और इशू कर दिए तो अब नए शेयर कितने हो जाएंगे, 1 करोड़ 10 लाख। तो जो पहले लोगों को जो प्रॉफिट होता था वो 1 करोड़ लोगों में बंटता था, अभी 1 करोड़ 10 लाख में बटेगा। तो कहीं ना कहीं उनकी अर्निंग डिल्यूटेड हो जाएगी। डिल्यूटेड मतलब उनका ईपीएस कम हो जाएगा ना। तो वो कह रहा है टू इंक्रीज द कैपिटल द प्रपोर्शन हेल्ड बाय द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर विल कम डाउन बाय हाफ एज इश्यूड पेड अप कैपिटल हैज डबल्ड। अब पहले क्या था, पहले 1 करोड़ के थे, अब 10 लाख शेयर इंटू 10, 1 करोड़ के शेयर और इशू कर दिए, तो जो 1 करोड़ के शेयर थे वो 2 करोड़ के हो गए। तो इससे क्या होगा, उनकी कैपिटल डबल हो गई। दिस इज कॉल्ड डिल्यूशन ऑफ होल्डिंग। इससे क्या होगा, उनकी जो ईपीएस है वो भी आधा हो जाएगा। पहले जो प्रॉफिट होता था वो 1 करोड़ 10 लाख शेयरों में डिवाइड होता था, अभी 20 लाख शेयर हो गए, 2 करोड़ के हो गए, तो अब उनमें डिवाइड होगा, तो अल्टीमेटली उनकी अर्निंग डिल्यूटेड हो जाएगी। डिल्यूटेड मतलब उनकी जो ईपीएस है वो कम हो जाएगी। तो इस चीज को रोकने के लिए, टू प्रिवेंट दिस, कंपनी दैट रिक्वायर्ड द कंपनी विल वांट टू रेज मोर कैपिटल, अगर उसे और कैपिटल की जरूरत है, थ्रू एन इश्यू ऑफ शेयर मस्ट फर्स्ट ऑफर देम टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। कह रहा है कि उसके लिए एक रूल बना दिया गया कि अगर आपको और शेयर इशू करने हैं तो पहले आपको करना पड़ेगा राइट शेयर इशू, कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर लेना चाहे तो पहले वही लेंगे, अगर वो ना लेना चाहे तो आप बाहर वालों को बेच सकते हो। ये रूल बनाया गया। अभी किसी की कोई क्वेरी हो तो बोलिए। राइट इशू क्या है, जब कंपनी को पैसे की जरूरत है तो उसके पास 2 ऑप्शन है, भैया मार्केट में शेयर इशू करे और पैसे ले ले। अब वो शेयर अगर वो मार्केट में इशू करेगी जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनके साथ गलत हो जाएगा। तो सेबी ने रूल बनाया कि पहले आप ऑफर करो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर पैसा देने को मना कर दे, आपने इशू किया 10 लाख शेयर बेचने, तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर नहीं ले पा रहे, तो उस केस में फिर आप बाहर वाले को बेच सकते हो। लेकिन पहले आप क्या करोगे, इशू राइट शेयर, कि भाई जिसके पास मेरी कंपनी के शेयर पहले से है वो मेरी कंपनी के शेयर ले ले। ठीक है, तो इसीलिए आपने देखा होगा बल्क डील वगैरह हो जाती है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। तो अगर वो ना ले तो फिर कंपनी नया शेयर इशू करती है, उस केस में वो बाहर वालों को इशू करते हैं, कंपनी का पैसा जाता है। तो राइट शेयर तो इशू हो गया। अभी से फ्यूचर में कैसे एडजस्ट करेंगे वो भी बताएंगे। यहां तक कोई क्वेरी राइट शेयर इशू क्यों होता है समझ में आ गया सबको? सर अगर एग्जिस्टिंग से नहीं हुआ तो क्या होता है सर? बाहर वालों को इशू करते हैं, फिर तो जैसे कंपनी अपना इशू लाती है आईपीओ की तरह, ऐसे आता है आईपीओ इक्विटी शेयर इशू जाता है, ओएफएस बोलते हैं, ऑफर फॉर सेल बोल सकते हैं, या फिर न्यू इक्विटी शेयर। प्रसाद जी क्वेरी बोलिए। सर ये इसमें कुछ मिनिमम क्वांटिटी रहनी चाहिए क्या?
ये डिस्काउंटेड रेट पे शेयर खरीदने के लिए। नहीं मर्जी, आप प्रीमियम समझ लो आप, मेरे पास अभी 10 ही शेयर है किसी कंपनी के, 10 ही ले तो मुझे भी वो ले सकते हैं, फिर मैं भी ले सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। कंपनी ऐसे बोलेगी कि मेरी कंपनी में मान लीजिए 100 शेयर है, मुझे 10 शेयर और नहीं इशू करने, तो कंपनी बोलेगी जिसके पास मेरी कंपनी के 10 शेयर है वो एक ले सकता है, या जिसके पास 10 है वो 2 अच्छा ऐसा करके बोलेगी। तो अगर आपके पास 10 है तो आप 2 ले सकते हो कम रेट वाले। तो आप उसके लिए अच्छा। सब्सक्राइब करोगे, फिर सब्सक्राइब में भी ओवर सब्सक्रिप्शन, हाँ तो फिर आपको प्रोपोर्शनेट। राइट राइट। प्रसाद जी की क्वेरी हो गई। राधा जी बोलिए आपकी क्वेरी। सर इस राइट्स इशू में अगर सब्सक्राइब किया होता तो उसका रेट कम होता है ना सर? थोड़ा कम होता है, 5 से 10% कम होता है। कम, स्टॉक रेट कम हो जाता ना सर? स्टॉक रेट कम नहीं होता पहले है। समझो, अगर मान लीजिए कंपनी का शेयर 100 रुपए चल रहा है, तो कहेगी भैया राइट शेयर हाँ। आपके पास मेरे शेयर है वो 90 रुपीज में ले सकता है। आपने अप्लाई करा, 90 रुपीज आपके अकाउंट से कटेंगे और शेयर आपके वही वाला आएगा जो 100 रुपए का है। और इश्यू होने के बाद वो 100 रुपए वाला शेयर है वो 90 नहीं आ जाएगा, वो 100 ही रहेगा। 100 में 98 आ जाएगा, 95 आ जाएगा। अल्टीमेटली राइट शेयर लेने से प्रॉफिट ही होता है। ओके, डिस्काउंटेड जैसा डिस्काउंटेड शेयर जैसा आ जाएगा, आपको बट वी 90 विल बी मिलेगा लेकिन बिकेगा 100 रुपए पे ही। 100 रुपए में बिकेगा। ओके सर, थैंक कोई लॉक इन भी नहीं होता उसके अंदर। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे मेरे पास 100 शेयर हैं और 10 शेयर खरीदने का राइट आया, तो वो क्या करते हैं, अपने वाले 10 शेयर बेच देते हैं 100 में से, और उस पैसे से ही वो 10 खरीद लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास 10 ओके। शेयर बेचूंगा, हाँ, पैसे आ ओके। गए, और वो वाले 10 शेयर के पैसे कंपनी को देके सस्ते रेट पे खरीद लूंगा, तो मुझे तो प्रॉफिट हो गया। पहले ही दिन मैंने 100 रुपए पे बेच दिया, 90 पे खरीद लिए। अब रेट जहां मर्जी जाए, मुझे 10 बच गए ना पहले ही दिन। ज्यादा यस, हैं, और इसमें राइट शेयर जरूर लेने चाहिए, जरूरी लेने चाहिए, हर कंपनी के लेने चाहिए। चलिए जी, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। राइट शेयर का फ्यूचर में एडजस्टमेंट कैसे होगा? कैश वालों को तो समझ में आ गया भाई, मेरे पास 100 शेयर पहले से थे, मैंने 100 रुपए और दिए कंपनी को, 10 शेयर और ले लिए, 100 वाला शेयर 90 में मिल गया। लेकिन फ्यूचर वाले को तो कुछ नहीं कर सकता, फ्यूचर वाले के पास तो राइट ही नहीं होता राइट शेयर खरीदने का। तो उस केस में क्या होगा वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसे केस में क्या होगा? सब्सक्राइबिंग टू द राइट इशू इज चॉइस एंड नॉट कंपल्सन फॉर द इन्वेस्टर। कह रहा है ये आपके पास चॉइस है, चाहो तो ले लो, चाहो तो छोड़ दो। दे मे बाय शेयर्स ऑफर टू देम अंडर राइट इशू और लेट द चॉइस एक्सपायर विदाउट एनी एक्शन और मे चूज टू राइट देयर ट्रांसफर। कह रहा ट्रांसफर भी कर सकते हैं अपना राइट। तो ये मैंने राइट इशू क्या होता है वो समझाया। अब राइट इशू की हेडिंग एक बार फिर से आगे जरा फिर से देखते हैं। व्हेन अ कंपनी नीड्स, अच्छा ये सेम चीज दोबारा लिख दी मैंने, कोई बात नहीं। एग्जाम्पल पढ़ते हैं। इफ द कंपनी इशू 1 for 2 राइट, मतलब जिसके पास 2 शेयरों से 1 शेयर मिलेगा एट 70 पर शेयर, और शेयर कितने मिलेगा 70 में, तो शेयर होल्डर ए विल हैव द राइट टू बाय 1 शेयर फॉर एवरी 2 शेयर हेल्ड। 70 रुपए में मिलेगा शेयर, 2 के बदले 1। एज ए हैज 10 शेयर, अब मान लो उसके पास 10 शेयर है तो वो 5 और खरीद सकता है नए, तो ही कैन बाय 5 more शेयर एट 70। इन प्रैक्टिस कंपनी अलाउ शेयर होल्डर to apply for additional shares beyond their entitlement because some shareholder may neither apply for share under their entitlement nor transfer their right to other and those share may be available for issuance of the share। कह रहा कभी कभी कंपनी ये भी कह सकती है भाई 10 वाला 5 तो ले भी सकता है, प्लस ज्यादा भी ले सकता है, 10 भी ले सकता है, 15 भी ले सकता है, ऐसा भी कंपनी बोल देती है। लेकिन शेयर लेगा सिर्फ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, ये वाली बात को बोलते हैं राइट शेयर। चलिए, अ राइट इश्यू ऑफ शेयर मस्ट अलाउ ऑल सेबी रेगुलेशन ऑन इश्यू ऑफ शेयर। कह रहा सेबी के करने पड़ेंगे। लिस्टेड कंपनी मेकिंग अ राइट इशू शैल फिक्स अ रिकॉर्ड डेट, एक डेट फिक्स करनी पड़ेगी टू डिटरमाइन द एलिजिबिलिटी ऑफ द राइट, कि उस दिन अगर आपके पास शेयर होंगे तो आप शेयर ले पाओगे वरना नहीं ले पाओगे। द कंपनी मस्ट इशू अ लेटर ऑफ ऑफर गिविंग डिटेल्स ऑफ द इशू इंक्लूडिंग द पर्पस ऑफ द विच फंड आर बीइंग यूज्ड। कंपनी आपको ये भी बताएगी कितने शेयर इशू कर रही है, ये भी बताएगी आप कितने ले सकते हो, और वो फंड कहाँ यूज होगा ये भी बताएगी। ये ड्राफ्ट लेटर जो है सेबी के पास डालना पड़ेगा आपको। एक एब्रेज्ड लेटर डालना पड़ेगा सारे इन्वेस्टर्स को, मेल के थ्रू भी डाल सकते हो और लेटर भी डाल सकते हो। कम से कम 3 दिन पहले, जिस दिन इशू खुला उससे 3 दिन पहले आपके पास पहुंच जाना चाहिए। अ प्लेन पेपर इफ दे डू नॉट रिसीव द एप्लीकेशन फॉर्म, इन्वेस्टर अप्लाई भी कर सकता है, अगर उसे ना मिला एप्लीकेशन फॉर्म तो उसे एप्लीकेशन फॉर्म मिल भी जाएगा। राइट इशू इज ओपन फॉर सबसे मिनिमम 15 दिन के लिए खुलेगा और मैक्सिमम 30 दिन के लिए खुलेगा। अगर आपने अप्लाई करा मेरे को एप्लीकेशन फॉर्म का, तो आपको मेल के थ्रू 1 या 2 दिन में मिल जाएगा और आप अपना अप्लाई कर लेना। As a result of right issue, total number of outstanding share goes up with the corresponding increase in the cash asset side by the balance sheet। कह रहा है जितना भी राइट इश्यू होगा उसके लिए आपको कैश मिलेगा, वो कैश आपकी बैलेंस शीट में एसेट साइड में आ जाएगा और कैपिटल आपकी इधर आ जाएगी कैपिटल साइड में। शेयर होल्डर सब्सक्राइब टू देयर फुल एंटाइटलमेंट, देयर प्रोपोर्शनल ओनरशिप रिमेन्स अनचेंज एंड द नंबर ऑफ शेयर हेल्ड बाय देम गोज अप। कह रहा है जितने आप अप्लाई करोगे उतने से आपकी जो ऑनरशिप है वो बढ़ जाएगी।
यहां तक मैंने अभी फ्यूचर से रिलेटेड कोई बात नहीं करी, सारी की सारी बात अभी आपको मैंने वैसे ही की है जैसे आपको कैश वाली बताई है। यहां तक किसी की कोई क्वेरी हो तो बोलिए। सर जी सर, वो दिखाइए ना, वो फाइल अभी जो दिखाए थे, क्या दिखाऊं? वर्ड फाइल आपको, जी ये जो दिख रहा था अभी। हाँ, यहाँ पे लिखा है सर, ए हैज 10 शेयर, जी सो ही कैन बाय 5 मोर शेयर। यस ठीक है, यस। तो अब 10 शेयर है, तो अपन एक काम करते हैं, 5 खरीदते हैं, तो 5 अभी बेच देते हैं अगर 5 बेच 100 दिए रुपए। तो फिर 5 पे 2.5 मिलेंगे, बचे तो 5 ही हैं। नहीं, वो जो अभी आपने एग्जांपल दिया था वो एग्जाम्पल था, कि वो 100 10 है पे तो वो 10 जब में। तब 10 पे 1 मिल रहा था, यहाँ पर 10 पे 5 मिल रहे हैं। हाँ, मान लीजिए, तो 10 पे 10 मिल रहा था, तो 100 में 10 मिलेंगे। अब मान लीजिए ए के तो यदि वो पास, अरे यदि वो सर 100 में 10 बेच देगा, तो फिर तो 9 ही मिलेंगे। मान लीजिए ए के पास, म्यूट कीजिए, मान लीजिए ए के पास 15 शेयर हैं, वो 5 सेल कर देता है और 10 उसके पास है, इन 10 की वजह से उसे 5 फिर मिल गए। तो ये जो 5 सेल करे इस पैसे से ही तो ये 5 लिए इसने, लेकिन ये बिक गए 100 रुपए पे और ये वाले 5 70 पे मिल गए, तो 30 रुपए का प्रॉफिट आज ही हो गया। लेकिन इस केस में उसके पास 15 शेयर होने चाहिए जिसमें से 5 बेच के वो 5 अप्लाई कर लेगा। हाँ, वही मैं कह रहा था कि ज्यादा शेयर होने चाहिए। सर बता दिया मैंने वो भी। जी, इसके बाद और किसी की कोई क्वेरी है? राधा जी बोलिए। अरे उसे गॉट इट, जस्ट नाउ यू टोल्ड। मगर इसमें ऐसे ज्यादा तो प्रॉफिट नहीं आता ना सर। मैम Very जितना little. प्राइस का डिफरेंस होगा उतना प्रॉफिट आता है। 70 और 100 ओके, प्राइस मान लीजिए 100 रुपीज का 70 and हाँ 100 रुपीज का रेट था और कंपनी 90 पे इशू कर दिया, तो 10 रुपए का प्रॉफिट तो बहुत होता है, 10% है एक दिन में। oh, तो yeah, great sir. बिल्कुल सब्सक्राइब करना ही करना चाहिए राइट शेयर को, छोड़ना ही नहीं चाहिए कभी भी। चलिए, अब राइट शेयर का एडजस्टमेंट फ्यूचर में कैसे होता है वो अभी मैंने यहाँ नहीं लिखा हुआ है, कल समझाऊंगा, इतने आगे का समझते हैं। बोनस इशू में समझा चुका हूं कैसे होगा, वो सेम आपके फ्यूचर में भी क्वांटिटी बढ़ा देते हैं। इसका एग्जांपल पढ़ा देता हूं। इफ शेयर ऑफ अ कंपनी वर ट्रेडिंग एट अ प्राइस ऑफ 1000 पर शेयर, मान लीजिए बोनस शेयर से पहले, तो बोनस के बाद क्या होगा, द फेयर प्राइस ऑफ द शेयर इज लाइकली टू कम डाउन 500, वो 1000 वाली प्राइस हो जाएगी 500, लेकिन क्वांटिटी हो जाएगी डबल। पोस्ट बोनस मार्केट वैल्यू ऑफ द होल्डिंग इक्विवेलेंट टू इट्स प्री बोनस मार्केट वैल्यू, देयरफॉर मैथमेटिकली द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टर होल्डिंग बोनस शेयर, जो पहले 1 लाख रुपए थी वो भी 1 लाख ही रहेगी, वो अभी भी 1 लाख ही रहेगी, क्योंकि अब शेयर 200 हो जाएंगे 500 वाले। एक्चुअल मार्केट प्राइस ऑफ शेयर पोस्ट बोनस विल बी अराउंड 500 into 200 एट इज विल डिपेंड ऑन द मार्केट फैक्टर ऑन डिमांड एंड सप्लाई। तो कह रहा है कि बोनस की वजह से आपको कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं होता है। पहले भी आपकी होल्डिंग 1 लाख रुपए की थी, पहले होल्डिंग थी आपके पास 100 शेयर इंटू 1000, 1 लाख रुपए। अब आपके पास शेयर 200 है लेकिन प्राइस 500 हो जाएगा, तो रहेगा तो 1 लाख ही ना। तो बोनस शेयर जब होता है तो कुछ लोगों को लगता है अरे मेरे शेयर डबल हो जाएंगे, अरे शेयर डबल हो जाएंगे तो क्या हो गया, प्राइस भी तो आधा हो जाएगा, पैसे तो वहीं रह जाएंगे, तो ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता है। बोनस शेयर के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ऐसे ही होता है स्टॉक स्प्लिट। स्टॉक स्प्लिट क्या होता है, सर मेरा 10 रुपए फेस वैल्यू का शेयर था, कंपनी ने 5 रुपए का कर दिया, तो 5 रुपए का कर दिया तो क्या हो गया, पहले वो 1000 रुपए का चल रहा था, अब वो 500 का चलेगा। पहले 100 शेयर थे, अब 200 हो जाएंगे, तो बिल्कुल बोनस वाला इफेक्ट ही आएगा। स्टॉक स्प्लिट में भी सेम रहता है, बस इस केस में क्या होता है आपकी क्वांटिटी बढ़ जाती है। तीसरा केस सब पढ़ना है बीच का, कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन का मतलब सर पहले मेरा 10 रुपए का शेयर था और मेरे पास 100 शेयर थे, अब कंपनी ने मुझे 100 रुपए वाला शेयर दे दिया और शेयर 10 हो गए, बात तो सेम ही है। इस बार उन्होंने 10 वाले 10 शेयर लेके 100 वाला एक दे दिया, रेट तो उतना ही रहेगा ना। इसका भी एग्जांपल आप पढ़ लेना, सेम चीज है। किसी को कोई क्वेरी तो नहीं है ना इन चीजों में? रेट तो बढ़ जाएगा सर, रेट बढ़ जाएगा लेकिन ओवरऑल उतना ही रहेगा। पहले आपके पास 100 रुपए वाला शेयर था, 10 शेयर थे, अब आपके पास 1000 वाला शेयर हो जाएगा, शेयर 1 हो जाएगा, अल्टीमेटली रहेगा तो 1000 रुपए का ही ना। प्रसाद जी क्वेरी बोलिए। सर ये स्प्लिट में भी वैसा ही होता है क्या, फ्यूचर में एडजस्ट हो जाता है वो स्प्लिट वाला? बोनस जैसा बिल्कुल। पहले आपके पास 1000 वाला शेयर था, अभी 500 वाला हो जाएगा, हाँ 500 वाले 2 हो जाएंगे, बात तो रहेगी 1000 रुपए ही ना, हाँ, सेम रहेगा। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही मर्जर और एक्विजिशन भी अगर होगा, जैसे अभी हुआ था रिलायंस कंपनी का,
तो मान लो रिलायंस कंपनी या हीरो होंडा कंपनी थी, मान लीजिए हीरो होंडा कंपनी अलग अलग हो गई, तो अगर आपके पास हीरो होंडा कंपनी का शेयर था वो दो कंपनी में डिवाइड हो गया, एक हीरो बन गई एक होंडा बन गई, तो हीरो होंडा कंपनी के शेयर जिसके पास था उसे उसके बदले एक हीरो का मिल जाएगा एक होंडा का मिल जाएगा। तो ऐसे फ्यूचर वालों को भी अगर उसने हीरो होंडा का फ्यूचर ले रखा था तो एक हीरो का फ्यूचर मिल जाएगा एक होंडा का फ्यूचर मिल जाएगा, बिल्कुल सेम रहेगा, कोई लॉस नहीं होगा कोई प्रॉफिट नहीं, सब सेम होगा कैश वालों के लिए भी और फ्यूचर वालों के लिए भी। क्लियर? किसी की कोई क्वेरी हो तो बोलिए। राधा जी बोलिए। अगर हमारे पास 500 शेयर है तो 500 शेयर हीरो में भी होगा और 500 शेयर होंडा में भी, होंडा में भी होगा। जो भी इक्वली कंपनी ने कैश वालों को दिया है वो सेम फ्यूचर वालों को भी मिलेगा। ओके, देन वी विल बी हैविंग टोटली 1000 शेयर। हाँ, लेकिन रेट अलग हो जाएगा। 500, so we will be benefited by that. बिल्कुल, We will be having two companies. किसी का कोई नुकसान कोई फायदा नहीं हुआ, जो कैश वालों को मिला वही फ्यूचर वालों को मिला। तो आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है जैसे हम कर रहे थे ना, कैश में बाय कर लो फ्यूचर में सेल कर दो, तो यहाँ पे से कोई प्रॉफिट लॉस नहीं होगा। सेबी ने ऐसा रूल बना दिया कि आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाए, किसी को नुकसान ना हो किसी को फायदा ना हो। सेबी ने सबको Yes, in rights issue only it is very good, sir. हाँ, राइट इशू में आपको बेनिफिट है, वो लेना ही लेना चाहिए, वो सेबी ने एडजस्ट नहीं किया अभी तक। प्रसाद जी बोलिए। सर ये डीमर्जर में जनरली एक कंपनी के शेयर्स कम होते हैं प्राइस, ऐसा मैंने ऑब्जर्व किया है, आपको क्या लगता है सर? वो केस टू केस, ये मदरसन सुमी जो थी अपनी मेडिसिन कंपनी, मदरसन सुमी, वो दो थे, तो एक मदरसन संवर्धन हो गया, एक एमस्विमी हो गया, तो वो संवर्धन तो इतना नीचे गिर गया कि जिसके पास वो शेयर थे वो अभी मेरे पास भी है वो, तो हम तो अभी नुकसान में ही है उसमें। देखिए कंपनी अलग अलग हुई, डीमर्ज हुई, तो उससे कंपनी को कुछ बेनिफिट होंगे कुछ लॉसेज होंगे। अगर डीमर्ज होने के लॉसेज ज्यादा है तो शेयर गिरेगा, डीमर्ज होने के प्रॉफिट ज्यादा है तो शेयर बढ़ेगा। ये डिपेंड करता है कि कंपनी ने किस रेट पे डीमर्ज करा, किस लेवल पे करा, क्या क्वेरीज हैं, क्या उनकी पॉलिसीज हैं। वो पॉलिसी पॉजिटिव होंगी तो रेट बढ़ेगा, पॉलिसी नेगेटिव होंगी तो रेट घटेगा। तो वो डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करता है उसकी, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन, क्वेरी टू क्वेरी डिफर करेगा, केस टू केस डिफर करेगा। मैं यहाँ पर आपको इसका आंसर नहीं दे सकता डीमर्ज होने पे हमेशा गिरेगा ही या हमेशा बढ़ेगा ही, तो वो तो मैं जब कोई केस आएगा ऐसा तो मैं उस टाइम पर एनालिसिस करके बताऊंगा कि कंपनी का शेयर बढ़ेगा। यहाँ पर उसका कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन हाँ, आपने जो बोला है वो कंपनियों के गिरे हैं क्योंकि वो कंपनियां जब डीमर्ज हुई अलग अलग हुई तो उनके पास कैश की कमी हो गई, लेवल कम हो गया उनका, उस वजह से वो रेट गिर गए, है ना। जी सूर्यवंशी जी क्वेरी बोली। सर टाटा मोटर भी अब डीमर्ज होने वाला है। टाटा मोटर डीमर्ज नहीं हो रहा है, टाटा मोटर डीमर्ज नहीं होने वाला, किसने कहा? उनके एमडी ने कहा सर कि पैसेंजर व्हीकल का अलग वो होगा और कमर्शियल व्हीकल का अलग होगा। चलो अगर ऐसा हो जाए तो बढ़िया है, लेकिन मेरे ये सुनने में आया है टाटा मोटर के पास ना बहुत सारी कंपनियां हैं जिनकी उसके पास होल्डिंग है, उनका आईपीओ लाने वाला है। पहले से टाटा टेक का लिया आया वो, है ना, ऐसी और भी कंपनियों के हैं उसके, उनके आईपीओ लाने वाले हैं पहले वो। डीमर्ज जब होगा तब होगा, चलो अच्छी बात है। अगर हो जाएगा तो कमर्शियल व्हीकल अलग हो जाएंगे, पैसेंजर व्हीकल अलग हो जाएंगे, तो एक इंसान को जो उनसे व्हीकल में उसे फायदा नजर आ रहा है वो वाला शेयर खरीद पाओगे। अभी आपको जबरदस्ती दोनों ही खरीदने पड़ते हैं, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया। सर वो मेरे को अभी एक न्यूज पता तो नहीं है एग्जैक्ट डेट, लेकिन अगले साल के कुछ महीने तक जो है जिनका कुछ प्रॉफिट एक सर्टेन लेवल तक ही उनको बाजार में लिस्ट करना मैंडेटरी हो गया है, इसलिए टाटा मोटर अब लिस्ट कराने के पीछे पड़ा है। नहीं ऐसा तो नहीं है, मेरी मर्जी में नहीं कराता लिस्ट, ये कोई बात थोड़ी, प्रॉफिट है तो लिस्ट कराना पड़ेगा। पता नहीं मार्केट में कैसे जो कमाई कर रहा है। सेबी ने बनाया है, मैं ढूंढ के दूंगा आपको, सेबी ने कुछ दिया अगले साल की रेट, इसलिए वो फटाफट टाटा टेक्नोलॉजी भी लिस्ट हुई, सब लिस्ट हो रहे हैं, इसलिए जियो भी आ गया। ऐसा कोई रूल नहीं है कि लिस्ट कराना जरूरी है, आएगा भी नहीं, ये एक संविधान के खिलाफ है। मेरी मर्जी मेरी चीज, मैं जो मर्जी करूं, मैं क्यों बेचूं? क्योंकि लिस्ट कराने के लिए पहले तो 25% शेयर बेचने पड़ेंगे ना भाई, रूल है 25% का रूल है। अगर आपको कोई कंपनी लिस्ट करानी है तो प्रमोटर के पास 75% ज्यादा होल्डिंग नहीं हो सकती, मिनिमम 25% बेचना पड़ेगा। मेरी मर्जी मेरी चीज मैं नहीं बेचता, तो ये वाला रूल से भी ला ही नहीं सकती, संविधान के खिलाफ है। नहीं सर, एक सर्टेन कुछ एक कंडीशन है उसमें करना है, और ये अपना जियो का भी आईपीओ आएगा। चलो जो भी है, लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं आएगा कि सबको ही करना पड़ेगा, कुछ और आया होगा
ऐसा आया था कि अगर किसी कंपनी ने अपने आप को लिस्ट कराया हुआ है तो उसे अपनी होल्डिंग कम करनी पड़ेगी, 25% तक लानी पड़ेगी। लेकिन तुम्हारे को होल्डिंग तुम्हें लिस्ट ही कराना पड़ेगा, ये तो गलत डिसीजन है। अरे मैं नहीं करवाता, मेरी कंपनी है, मैं तो प्राइवेट लिमिटेड बना के चलाऊंगा, मैं लिस्ट ही नहीं कराऊंगा। और मेरी कंपनी में प्रॉफिट है दबा के मैं नहीं कराता, मेरी मर्जी। कोई भी मुझे कैसे कर सकता है कि तुम लिस्ट कराओ ही कराओ, है ना? नहीं कर सकता, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, ये मेरा फंडामेंटल राइट है, मेरी चीज मेरी रहेगी, मेरे ऊपर कोई भी चीज थोपी नहीं जा सकती। ठीक है, नहीं आएगा ये रूल, कभी भी नहीं आएगा। चलिए कोई बात नहीं, जब आएगा तब बता देंगे। बाकी गवर्नमेंट है, कुछ भी कर सकती है। वैसे कॉन्स्टिट्यूशन के रूल चेंज नहीं होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल रूल है वो चेंज नहीं होगा, ये वाला रूल कभी आएगा ही नहीं जो आप बता रहे हैं। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। मर्जर एंड एक्विजिशन के केस में भी सेम होगा, ठीक है जी। और भाई बायबैक ऑफ शेयर भी सेम ही होता है, आपने अपने शेयर खरीद लिए तो वो भी सेम होगा। बस यहां तक ये पूरा लेसन आप पढ़कर लाएंगे, ठीक है। जो मैंने पढ़ाया है वही मैंने एग्जांपल में बताया हुआ है, कैसे एडजस्टमेंट होगी, वही क्वेश्चन आएंगे आपके पीछे, बैक क्वेश्चन आपको ये करके लाना है। ये सैंपल क्वेश्चन है, थोड़े से करवा दे, थोड़े से 2-4 मैं करवा देता हूं, बाकी आप करके लाओगे। बैक क्वेश्चन तो आप करते ही नहीं हो ज्यादातर। पिछले वाले लेसन के बैक क्वेश्चन किसी ने किए हो तो बता दीजिए, कोई क्वेरी हो तो। चलिए प्रसाद जी का क्वेश्चन था, वो क्वेरी अब ले लेते हैं। प्रसाद जी बोलिए, आपकी क्वेरी क्या थी? सर ये जैसा बैंक निफ्टी या निफ्टी या फिर कोई भी इंडेक्स है जो आज समझ लो कोई ठराविक लेवल पे या कोई पर्टिकुलर लेवल पे क्लोज हुआ तो वो गैप अप गैप डाउन उसका परसेंटेज कभी कभी बहुत ज्यादा हो जाता है। तो वैसा भी शेयर्स में भी होता है या फिर शेयर्स को जैसे दिन में जैसे कैप लगा देते हैं वो? थोड़े दिन पहले मैंने कि आपको नहीं बताया तो था, अभी 2 दिन पहले की बात है, मैंने हाँ आपको बताया था मुथूट फाइनेंस के रिजल्ट बहुत बढ़िया आए थे और मेरे को पहले से पता था उसके रिजल्ट बढ़िया आएंगे। तो आपने देखा मैंने 6 लॉट लेके रखे थे कॉल, मैंने 6 कॉल ले ली थी उसकी, और मुझे पता था रिजल्ट बढ़िया आएंगे। और जब रिजल्ट शाम को बढ़िया है, वो इतने ज्यादा बढ़िया आ गए, मैंने शाम को क्लास में ही बता दिया था कि सुबह को कैप लगा के ही खुलेगा, 10% की कैप खुलेगा, मैंने आपको शाम को ही बता दिया था। और सुबह को जब वो 9:15 बजे खुला तो वो पूरे 10% ऊपर खुला, और जैसे ही वो 10% ऊपर खुला मैं अपना बेच के निकल गया और मैंने उसमें अच्छे खासे पैसे बचाए थे। मैंने स्क्रीनशॉट डाला भी था आपको, है ना। 1.5 लाख रुपए मैंने 1,60,000 रुपए लगभग कमाए थे, 1,60,000 कमाए थे, 1,18,000, मतलब पैसा डबल हो गया था मेरा। एक को खरीदा, सुबह को बेच दिया, पैसे डबल। और सोचिए अगर मैंने 1 लाख की खरीदे थे, अगर 20 लाख की खरीद लेता तो मजा ही आता। तो यही चीज समझाना चाह रहा हूँ कि जो कोर्स मैंने आपको पढ़ाया है ना, अगर आप इसको सही से समझ के करेंगे ना, तो ये जो 10,000 रुपए आपने मुझे दिए कुछ भी नहीं है। 1 लाख रुपए तो एक ही दिन में कमा लिए मैंने इसी नॉलेज से, और बिल्कुल की चोट पे एक दिन पहले बता दिया था आपको। भाई मुझे पता था तभी तो खरीदा, भाई मुझे पता था कि रिजल्ट आएंगे, मुझे पता था ये 10% भागेगा तभी तो लिया था, कोई तुक्का थोड़ी लगा। 6 लॉट में कभी किसी और चीज की भी लेता हूँ, इसके क्यों लिए थे? क्योंकि मुझे पता था। फिर शाम को आपको क्लास में बताया भी कि देखो मैंने ये लिए हुए हैं और ये कल को कैप लगाएगा। अगले दिन जब कैप लग गई तो मैंने आपको फिर बताया देखो कैप लग गई, स्क्रीनशॉट भी भेजा, कोई झूठ थोड़ी है। सब चीज दी ना, तो ये नॉलेज बहुत काम की है। अब आपका क्वेश्चन ये था सर ये कैप क्यों लगती है? देखो कोई चीज 100 रुपए की थी, अब मान लो उस कंपनी के रिजल्ट इतने बढ़िया आ गए 140 क्यों जानी चाहिए, ये रिजल्ट इतने बेकार आ गए कि 100 की 50 क्यों जानी चाहिए? तो सेबी ने एक रूल बनाया कि देखो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी झूठ मूठ के रूमर भी फैल जाते हैं, है ना। मान लो कंपनी का बड़ा रूमर फैल गए, तो रूमर की वजह से कभी किसी को प्रॉफिट लॉस एकदम से बड़ा ना हो जाए, कोई हार्ट अटैक से ना मर जाए। तो सेबी ने एक रूल बनाया कि हर कंपनी की एक लिमिट है, वो एक दिन में इतना ही फ्लक्चुएट कर पाएगी। तो सेबी ने कैप लगा दी। कैप लगा दी मतलब अगर कोई चीज 100 रुपए की है तो वो 110 पे रुक जाएगी, 110 के ऊपर ट्रेड नहीं हो पाएगा, है ना। कितनी देर के लिए? सिर्फ 1 घंटे के लिए। 1 घंटे बाद वो कैप खुलेगी, फिर उसमें 5% की कैप लगेगी, मतलब अब वो 110 की जगह 115 तक जा सकती है। तो उसमें 115 तक चलेगी, 115 पे रुक जाएगी 1 घंटे के लिए, फिर 1 घंटे बाद 5% की कैप और लग सकती है, 120 तक जाएगी। तो उसने एक स्टेप बना दिया कि भैया धीरे धीरे जाएगी, इससे अगर कोई रूमर होगा तो क्लियर हो जाएगा। 1 घंटे का टाइम मिल जाएगा, उस 1 घंटे में सारे रूमर क्लियर हो जाएंगे। और सेबी ने भी रूल बनाया हुआ है कि जिस भी कंपनी पे कैप वैप लगे तो जो भी न्यूज उस टाइम होगा वो झूठी हो तो कंपनी को बताना पड़ेगा ये न्यूज झूठी है। तो कंपनी उसी टाइम जल्दी से आके सेबी को बताएगी, एनएससी को डिक्लेयर करेगी कि नहीं ये न्यूज झूठी है। तो उससे क्या होगा, 1 घंटे में क्लियर हो जाएगा। अगर झूठी न्यूज होगी तो रेट गिर जाएगा वापस। तो अब क्या हुआ, कैप लोअर कैप भी होती है, नीचे के लिए भी लिमिट है और ऊपर के लिए भी लिमिट है।
और किसी शेयर का 5% का होता है, किसी का 10% का होता है, किसी का 2% का होता है, किसी का 20% का भी होता है, और कुछ कंपनी ऐसी है जिनका होता ही नहीं है। निफ्टी की किसी कंपनी में कैप नहीं है, ठीक है, किसी किसी कंपनी का, ज्यादातर कंपनियों का नहीं होता। जो बड़ी कंपनियां उनमें कैप नहीं है, छोटी कंपनियों में ही कैप होती है, मिड कैप में और इन सब में। बड़ी निफ्टी की कंपनियों में कैप होती ही नहीं है। तो ये जो आपका क्वेश्चन था सर, ये लोअर कैप और अपर कैप क्या होती है वो मैंने आपको बता दिया है। अगली कोई क्वेरी है तो हाँ नहीं, लेकिन दूसरे दिन कितने गैप अप से खुल सकता है वो, उसका कुछ लिमिट नहीं न्यूज ना? पे डिपेंड करता है ना सर। जैसे मुथूट के रिजल्ट हाँ एनालिसिस करके बताया, मेरे हिसाब से 10% ही बढ़ के खुलना चाहिए। अगर मेरे हिसाब से हाँ बन रहा तो 10% की क्या, फिर अगले दिन 10% की और लगती, क्योंकि रिजल्ट के हिसाब से रिजल्ट कितना अच्छा है, रिजल्ट अच्छा। देखकर मैंने एनालिसिस करा कि 10% बढ़ना चाहिए रेट, और 10%। उसके बाद वो बढ़ा ही नहीं, देखो अगले दिन। अब अगला दिन तो अब आएगा, बढ़ा उस दिन 10% बढ़ के बंद हो गया। मेरा एनालिसिस भी 10 से 12, 13, 15% तक बढ़ सकता है। 10% बढ़ चुका है, 2-4% और बढ़ सकता है, गिर भी सकता है। मैं तो अपना प्रॉफिट लेकर निकल गया। तो ये तो उसकी कैप खुली नहीं सर फिर 1 घंटे बाद? 12, 13, 14% तक बढ़ा था उस दिन, 12% तक जाके फिर 10 पे बंद हुआ था बाद में, ठीक है। तो 10% मेरे को तो भैया जब 1 लाख रुपए दिखे ना, 1,20,25,000 रुपए दिखे, मैंने कहा यार इतना तो मैंने सोचा भी नहीं था। मैं तो 50-60 हजार सोच के चल रहा था, 1 लाख मिल रही, जल्दी बुक करो। मैंने तो आंख बंद करके बुक करके आपको स्क्रीनशॉट ठीक 9:15 में बुक कर दिया था मैंने, खुलते सार। भाई 1 लाख रुपए लगा के 1 लाख रुपए आ रहे हैं, क्या चाहिए? और इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए भाई, तो जैकपॉट लग गया। फिर उसके बाद कहीं घूमने घूमने निकले सर? अरे नहीं, क्लाइंट के अकाउंट में थे। मेरे अकाउंट में तो एक ही लॉट था, मैंने वाइफ को दे दिया अपना अकाउंट। मैं अपने अकाउंट में ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, मैंने वाइफ को दे दिया। उसमें 1 लाख रुपए डाल के वो छोटी छोटी ट्रेडिंग करती रहती है कॉल पुट में। अपना कह रही है कि मैं महीने में 1 लाख रुपए के 50,000 कमा लूंगी, बस 50,000 हर महीने आते रहेंगे। मैं कहा ठीक है, कमा लो, जाओ जी लो अपनी जिंदगी। सर 1 महीने में 1 लाख के 50,000 मतलब 50%? हाँ, 1 लाख में 50,000 कमा लेगी। तो हम भी थोड़े थोड़े पैसे दे दें सर, हमको 25% ही दे दें। नहीं, मैंने तो उसे कह के दिया, मैंने कहा कोई नहीं कमाता, 50% डुबो के दोगे। मैं कहा चलो 1 लाख डुबो दो, कह के दिया, लेकिन वो कमा लेगी। उसने 25-30 हजार तो उसमें मुथूट में कमा लिए, एक ही लॉट में। तो जो 1 लाख पे 50,000 कमाना था, उसमें से 20,000 तो आएगा ही मुथूट में, 30,000 और कमा लेगी, कर लेगी। वो पीछे में बैठा हूं ना, पूछती रहती है, जैसे ही लॉस आता है मेरे पास आ जाती है, बताओ जी कैसे बचूंगी इसमें से। जब प्रॉफिट आ रहा होता है तो मैंने किया, जब लॉस आ रहा था जरा बचाओ। हालांकि अपनी चलाती है, मेरी मानती नहीं है, लेकिन ठीक है। देखो दूसरे ने 50,000 टारगेट, तो सबको सहम से गए सब। अरे आप भी ले लो, आप भी कमा लो। आपने कहा कभी कितने और चलेगी सर? कितने और क्या? कितने दिन और चलेगी क्या क्लास? लगभग खत्म है, बस अब 2-3 लेसन आगे के थ्योरी के हैं, वो मैं थोड़े थोड़े मैं समझाऊंगा, थोड़े थोड़े आप समझाएंगे। लेकिन लगभग लगभग हमने आपको जो सिखाना था प्रैक्टिकली वो सब सिखा दिया है, कुछ बचा नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिकल बचे हैं, वो पढ़ाएंगे हम आपको, और जिससे कि क्योंकि पेपर में तो आने हैं, तो पढ़ाने तो हैं, पढ़ाएंगे हम आपको लेसन। अभी आगे के बचे हैं। सर एक क्वेश्चन है सर, 100-200 स्ट्रेटजी सिखाऊंगा। सूर्यवंशी जी सर, सूर्यवंशी 1 मिनट जी सुदीप जी, सर, क्वेश्चन है सर। जी सर ये जैसे आपने बोला कि कैप वाली बात, बहुत सारे शेयर्स में देखते हैं 35%, 40%, 50% तक वो भाग जाता है सर। वो उसमें कैप वैसा नहीं रहता, कभी राइट इशू है, चाहे कोई स्मॉल माने पेनी स्टॉक है, चाहे आईपीओ में भी है। आईपीओ में तो सर कभी कैप नहीं रहती है, आईपीओ में क्या? या फिर वो कभी कोई पेनी आईपीओ में कैप नहीं होती, ठीक है सर। बहुत सारे देखते हैं हम लोग, छोटे सारे जो पेनी स्टॉक्स हैं या कुछ राइट इशू आ गए, उसमें बहुत लंबा माने 35%, 40%, 50% तक भाग जाता है। वो कैसे? वो तो रेट एडजस्टमेंट है, वो तो रेट एडजस्ट हुआ। अगर मान लीजिए कंपनी ने बोनस शेयर दे तो रेट अगले दिन तो रेट नहीं तो उसके बाद सर वो फिर वो भाग जाते हैं ना सर, वो हाँ, तो कैप के राइट इशू वाले भी हिसाब से भागते हैं, 10% करके भागते हैं रोजाना। सर 20% का मैक्सिमम कैप है सर? मैक्सिमम नहीं 20% है, 20% की कैप खुलेगी तो फिर 25 की लगेगी, फिर 30 की लगेगी, हर 1 घंटे बाद कैप बढ़ जाती है। अच्छा, वो चाहे वो 50% है, हर घंटे के बाद होगा। मुथूट की 10%, क्या वो 40-50%? मुथूट की 10% की कैप लगेगी। क्या वो 40 वो सर स्काई गोल्ड में हुआ था। स्काई गोल्ड एक शेयर था, साल 1.5 साल पहले की बात बता रहा हूँ। वो हर दिन वो नया कैप लगा रहा था, वो भाग के वो 1200-1500 रुपए गया था, उसका दूसरा स्प्लिट हुआ था। फिर वो अभी वो 50 लोग में चल रहा है।
वो इसीलिए पूछ रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सुदीप जी की क्वेरी सॉल्व हो गई है। एक क्वेरी आई है मेरे पास, सर आपने कहा था मैं 200 स्ट्रेटजी सिखाऊंगा। देखिए 200 स्ट्रेटजी आप बनाएंगे, मैं भी सिखा सकता हूं। मैंने आपको एक सिखाई क्या, कि भैया एक कॉल खरीद के अगर एक कॉल बेचते हैं तो हम उसमें ब्रेक इवन क्या है, प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या, सिखा दी। अब वो स्ट्रेटजी में आप आउट ऑफ द मनी भी बेच सकते हो, एट द मनी भी बेच सकते हो, इन द मनी भी बेच सकते हो, और ये अलग अलग स्ट्रेटजी कहलाएंगी। लेकिन मैंने आपको बनाना सिखा दिया। अब अपने आप बनाओ, अपने आप 200 स्ट्रेटजी बना लो, 400 बना लो। फिर मैंने आपको एक स्ट्रेटजी ये वाली पुट में सिखाई। अब पुट में भी तीनों तरह की बन सकती है, आउट ऑफ द मनी, इन द मनी, एट द मनी। तो 3 स्ट्रेटजी गिनूंगा इसको मैं, और 3 की जगह 10 भी गिन सकता हूँ अलग अलग टाइम की। एक डीप आउट द मनी बनाऊंगा, एक डीप इन द मनी बनाऊंगा, सब बन सकती है ना। मैंने स्ट्रेटजी बनाने का बेसिक सिखा दिया आपको। अब आप इससे चाहे 2000 स्ट्रेटजी बना लो। और ना में भी मैंने आपको कम से कम 30-40 स्ट्रेटजी सिखाई है। ठीक है, अगर मैं स्ट्रेटजी गिनने पे आ जाऊँ 40-50 स्ट्रेटजी सिखा चुका हूँ, और उन 50 को उल्टा कर दो तो 50 और बन जाएंगी, 100 हो गई। तो 100 स्ट्रेटजी तो मैं सिखा चुका हूँ आपको। लेकिन आप जब गिनेंगे तब पता चलेगी। जैसे आज मैं डिविडेंड वाली स्ट्रेटजी सिखा रहा हूँ, 6 स्ट्रेटजी तो आज में निमट गई कि भैया डिविडेंड एडजस्ट होता है। तो ये स्ट्रेटजी पहले हुआ करती थी, अब सेबी ने उसको नलीफाई कर दिया, अब ये स्ट्रेटजी नहीं रही। अब इनमें आपको कोई प्रॉफिट लॉस नहीं होगा। लेकिन ये बात तो समझ में आ गई कि एडजस्ट होता है। तो स्ट्रेटजीज जितनी भी होती है मैं सब सिखा चुका हूँ आपको। अब आपके मार्केट में जितने भी लोग आप न्यूज चैनल देखोगे तो जितनी भी स्ट्रेटजी की वो बात करेंगे वो सब सिखा चुका हूँ मैं आपको। वो कोई भी नई स्ट्रेटजी आपको नहीं बताएंगे। उल्टा मैं आपको ऐसे स्ट्रेटजी सिखा जो उन्हें भी नहीं पता। जैसे नो कॉस्ट स्ट्रेटजी उनको नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। ये नो कॉस्ट स्ट्रेटजी मैंने खुद बनाई है, तो ये बहुत काम की चीज है। मैं जब रोज एम्प्लॉय कर देता हूँ इसे। अब जैसे मैं कल पुट बेच कर गया हूँ अपने अकाउंट में, दिखाऊं? यस सर। मुझे ना मार्केट पॉजिटिव लग रही थी, लेकिन मैंने कॉल नहीं खरीदी, मैंने पुट बेच दी। अब अगर कल को मार्केट थोड़ा बहुत गिर भी गई तो मुझे लॉस नहीं होगा, और अगर बढ़ गई तो प्रॉफिट हो जाएगा। ये देखिए मैं पुट बेच कर गया हूँ एक लॉट, बिल्कुल 3:30 बजे ही बेची थी। कल का जो BTST किया है ना सर, वो क्या है सर? वो 3% स्ट्रैटेजी है ना सर वो? BTST कौन सा शेयर दिया था मैंने? ये देखिए मैं निफ्टी की एक पुट बेच कर गया हूँ, दिख रहा है ना पुट? ये दिख रहा है ना बीच में पुट सेल हो रखी है। ये देखिए निफ्टी की पुट सेल हुई हुई है जो दिख रही है डार्क हुई हुई। आराम से गिरना चाहिए। ये निफ्टी की पुट सेल करके गया हूं मैं 24,500 की। चल कितनी रही है? 24,600। तो मैंने क्या किया, 24,600 चल रही है प्राइस अभी। कितने प्रीमियम में सर? 24,500 की पुट सेल की मैंने एट द रेट ऑफ 75 के आसपास की है। ये करी है मैंने 77 रुपीज पे, 77 रुपीज पे सेल कर दी। 77 का मतलब मैं 80 ले लेता हूँ, राउंड ऑफ कर देता हूँ सिर्फ कैलकुलेशन के लिए। तो मैं कहां तक सेफ हूं? मैं 24,420 तक सेफ हूं। अभी चल रही है 24,600, यानी कि मैं नीचे 180 पॉइंट तक सेफ हूं। अब अगर 180 पॉइंट नीचे गिर भी जाएगी तब भी ये कॉल जीरो हो जाएगी, तब भी मतलब लॉस नहीं होगा मुझे, है ना। और लेकिन अगर कल को मार्केट बढ़ गई तो ये 80 रुपए के 40 रह जाएंगे, मैं कल ही प्रॉफिट लेके निकल जाऊंगा एक ही दिन में। ठीक है ना। तो मैंने ये स्ट्रेटजी इस तरह से बनाई है बुलिश के हिसाब से। किसी को कुछ पूछना है इस स्ट्रेटजी पे तो बताइए सर। इसमें फिर आपने ऊपर का नहीं लिया? ऊपर का नहीं बेचा, मेरे हिसाब से मार्केट तेज भागेगी, ऊपर वाले में प्रॉफिट चाहिए नहीं मुझे। मेरे तो पुट्टी 50-40 रुपए की हो जाएगी ना 80 वाली। कल को अगर मार्केट 2 पॉइंट प्लस खुल जाएगी 80 की 40 रह जाएगी, 40 रुपए बच गए। दोनों तरफ की बेच के मुझे क्या मिलेगा? 4-5 रुपए दोनों तरफ, 2-3 रुपए बचेंगे। तो छोटा मार्जिन, छोटा नहीं खेलता मैं रिस्क लेता हूँ और मैं बड़ा खेलता हूँ। तो मैंने खाली पुट तो अगर मार्केट कल को बढ़ जाएगी तो मेरे 80 के 40 रह जाएंगे, लेकिन अगर मार्केट कल को गिर गई तो 80 के 120 भी हो जाएंगे, 40 रुपए का लॉस भी हो जाएगा। जी राधा जी बोलिए। मार्केट ऊपर हो गई तो ऊपर हो गई तो 24,000। मान लीजिए मार्केट 500 पॉइंट ऊपर चली गई, जीरो हो जाएगी। लेकिन अगर नीचे गई, ओके देन यू गेट द प्रॉफिट। हाँ अगर नीचे गई तो 120 पॉइंट तक मैं सेफ हूँ, उसके बाद मुझे अनलिमिटेड लॉस। ओके तो आप तो सर नीचे जाएगी तो चेक कर सकते हैं ना, नीचे जाने तो फट से बेच दोगे। मैं एग्जिट कर जाऊंगा, स्टॉप लॉस ले सकता हूँ। और मार्केट ऊपर जाएगा तो पुट की वैल्यू बढ़ेगी। की वैल्यू कम होगी।
मैंने बेच रखी है, हाँ पुट की वैल्यू कम होगी। तो मैं 40 80 मेरा 80 के 40 रह जाएगी, मैं निकल जाऊंगा। 40 रुपए का मतलब हो गया, 40 रुपए का मतलब 3000 रुपए आ जाएंगे मेरे पास एक ही दिन में। क्या दिक्कत है? 2 लाख रुपए लगा के 3000 एक ही दिन में आ जाए, बहुत बढ़िया है, मैं तो निकल जाऊंगा। सर कितने रुपए लगे एक बार वो एंजल वन 2 खोल के लाख दिखाना रुपए, 2 सर? लाख रुपए ज्यादा लग गए सर। ये देखो, सेल करा हमने, एक लॉट करने में 2 लाख 1,91,000 लगते हैं, 2 लाख के आसपास, 1,91,750। But have you given the stop loss, sir, immediately? स्टॉप लॉस नहीं अभी लगाया मैंने, स्टॉप लॉस नहीं लगाऊंगा, हाँ। मैं ऐसे होल्ड करूंगा। अगर मार्केट गिर भी गई तो भी मैं ऐसे होल्ड करूंगा, मैं निफ्टी खरीद के बैठ जाऊंगा। मतलब मैं इसमें स्टॉप लॉस नहीं लेने वाला। मेरे हिसाब से मार्केट तो पॉजिटिव ही है, आने मार्केट पूरी 27,000 काटनी है, तो मैं तो अब हमेशा पुट बेचकर चलूंगा ही चलूंगा। मैंने आपको सर Definitely reach 10,000. मैंने आपको बताया था कि अगर आपको मार्केट में बुलिश मूव लग रहा हो तो आप पुट बेच दीजिए, आपको एक इनकम होती रहेगी हर महीने। ये वही वाली इनकम है कि हर 4 दिन Okay, okay. हर 4 दिन में मुझे 3,000 रुपए अगर बच रहे हैं तो 800 रुपए लगभग रोज के बचेंगे। 20 दिन में 16,000 रुपए बच जाएंगे। अगर मैं 2 लाख रुपए लगा के 16,000 रुपए कमा रहा हूँ, 8% महीना है, बहुत ज्यादा होता है। लोग 8% साल में नहीं कमाते, अब मैं 1 महीने में ही कमा लूंगा। दिक्कत क्या है? सर मोदी जी डिफेंस में काम कर रहे हैं सर, डिफेंस और वो जीएसटी में कुछ डबल धमाका देने वाले हैं, वो तो समझा दीजिए। वो किस पे देने वाले? दिवाली पे? दिवाली में 12% की जीएसटी कम कर रहा हूँ बोले, और उसको ले आऊंगा जो 18 वाली है उसको 5 में। देखो, अगर जीएसटी कम कर देना तो हमारे देश की ग्रोथ इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि क्या बताऊं, मजा आ जाएगा। और जो मार्केट में मंदा है ना, ये भी खत्म हो जाएगा। ये सबसे बड़ी तो अम्मा जी ने वही तो करने के लिए बोला कि मैं डबल धमाका दे रहा हूँ बोले दिवाली में, दिवाली के पहले। मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब इन्हें पता क्या करना चाहिए, इनको जीएसटी का एक ही रेट कर देना चाहिए, 12%। हर चीज पे जीएसटी 12%, बात खत्म, एक ही रेट। सर ये 12 वाले को हटा रहे हैं और जो 28 में था उसको 18 ला रहे हैं। वो भी ठीक है, लेकिन ऐसा भी कर सकते हैं कि 28, 18, 12 सब निपटाओ, सारा का सारा या तो 18 ही कर दो या 12 ही कर दो, एक ही रेट कर दो। और 5 वाले को 5 रहने दो, 5 सर इंश्योरेंस से जीएसटी हटने वाला है सर, लाइफ टर्म प्लान और मेडिक्लेम पे। चलो अच्छी बात है, अगर हट जाए तो हट गया। सर बहुत फायदा होगा सर हम लोग को, अरे हम लोगों को ये नहीं सेक्टर में बहुत फायदा हम होगा। लोगों को छोड़ो, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी के शेयर खरीद के बैठ जाओ। आईसीआईसीआई इंश्योरेंस के, आईसीआईसीआई प्रू लाइफ के और एचडीएफसी इंश्योरेंस के शेयर खरीद के बैठ जाओ। जिस दिन ये हट गया ना, कैप लगाएंगे, कैप। सर स्टार हेल्थ भी लगाएगा सर। स्टार हेल्थ भी कैप लगाएगा सीधा। अगर आपकी ये न्यूज कंफर्म है और आने वाले 1-2 महीने में आने वाली है, तो आज ही खरीद के बैठ जाओ उनके फ्यूचर। कैप लगेगी 10-10% की एक दिन में, जिस दिन ये न्यूज आ गई। सर ये 2 साल से ऑल इंडिया एजेंट्स एसोसिएशन सर इस पे काम कर रहे हैं और बहुत अपील किए हुए हैं, और नितिन गडकरी ने भी बोला है सर चलो, ये इंश्योरेंस से ये जीएसटी हटनी चाहिए। क्वेरी बोली आपकी, सर इसका इम्पैक्ट तो फिर मंडे को ही जाएगा। देखते हैं। अगर कंफर्म न्यूज थोड़ी है अभी ये हटने वाली, कंफर्म है सर। मतलब इंश्योरेंस पे हट जाएगा, कंफर्म है। हाँ सर। नहीं सही इंश्योरेंस पे हटेगा ये कंफर्म नहीं, ये बोले कि 1-2 महीने के अंदर डिक्लेयर होंगे। और सीतारामन करने नहीं दे रही सर, तुक्का हट गया था। अगर ये भी बोल, मैंने सुना नहीं असल में आज का भाषण मोदी जी का, अगर उन्होंने ये भी बोल दिया कि 1-2 महीने में हम बता सकते हैं, तो भी भागेगी मार्केट, तो भी मंडे को इंश्योरेंस सेक्टर भागेगा। एलआईसी भी भागेगा, एलआईसी। तो अगर उन्होंने बोला है तो फिर मंडे को सारा इंश्योरेंस सेक्टर प्लस रहेगा, अगर नहीं बोला है तो फिर कुछ नहीं होगा। चलिए जी, तो सबकी सब क्वेरी सॉल्व्ड। किसी और की कोई भी क्वेरी हो तो प्रसाद जी बोलिए। सर अब नए बैच कब से शुरू हो रहे हैं? प्रसाद जी बोलिए। नए बैच कब से शुरू हो रहे हैं? सूर्यवंशी जी दूंगा इसका आंसर मैं। अभी प्रसाद जी बोलिए क्वेरी। सर ये आपने बोला था कि एक वो स्ट्रैटेजी बोलूंगा जो 2% से कम डिविडेंड देती है, उसके लिए भी आपने बताया तो है, अगर 2% से कम डिविडेंड देगी तो आप कैश में बाय करके फ्यूचर सेल कर दीजिए, तो पूरा बच जाएगा डिविडेंड आपको।
अच्छा वही है भाई स्ट्रेटजी। बाकियों में काम नहीं करेगी, 2% से ज्यादा डिविडेंड दिया तो ये काम नहीं करेगी, क्योंकि वो कैश वालों को भी मिलेगा, फ्यूचर वालों को भी मिलेगा, तो डिफरेंस आएगा ही नहीं। हाँ लेकिन अगर 2% से डिविडेंड कम है, 1-1.5% है, 1.5-2% है, तो फिर ये वाली स्ट्रेटजी काम करेगी। आप कैश में बाय कर लीजिए, फ्यूचर में सेल कर दीजिए, डिफरेंस अमाउंट आपको बच जाएगा। और समझ लो सर ये 2% से ज्यादा वाली है हाँ, तो फिर कुछ नहीं बचेगा। तो कुछ नहीं बदलेगा। इसका मतलब है कि हम हमारी पुरानी स्ट्रेटजी के ऊपर वर्क कर सकते हैं, इसका डिविडेंड डिक्लेयर हो ना हो हाँ, उससे वो कोई नॉर्मल फर्क नहीं रहेगा पड़ता। सब कुछ। हाँ, हमें कोई लॉस नहीं होगा, कोई प्रॉफिट नहीं, तो हम जैसे काम कर रहे थे वैसे ही करते रहेंगे। हाँ समझ ओके में आ रहा है? 2-3 स्टूडेंट मुझे लग रहा है जिनको समझ में आई है क्लास अच्छे से, एक दाऊद जी, एक प्रसाद जी लग रही है, बाकी कुछ कम बोलते हैं, बाकी सबको समझ में आ रही है, ठीक है। लेकिन मतलब जिनको समझ में आ गया हाँ, सर। मतलब बहुत अच्छे हम से लोग 3 बंदों को तो आई गई है, बाकियों को भी आ जाएगी। धीरे धीरे करोगे, कोई क्वेरी होगी आप ले सकते हो, कोर्स खत्म होने के बाद भी ले सकते हो। हमारी शायद क्लासेस अभी 4 क्लासेस और लगेंगी, जो आगे के 2-3 लेसन रह गए हैं, उसमें थ्योरी जो इंपॉर्टेंट होगी, जो समझाने वाली होगी, मैं समझाऊंगा। जो आपके खुद के पढ़ने वाली होगी वो आप खुद पढ़ लेंगे और मुझसे क्वेरी ले लेंगे। तो अब थ्योरी बची है, लेकिन मैं पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है। क्लास सर जी, सर वो रिसर्च एनालिस्ट वाली चैप्टर 13 बाकी है सर, वो हाँ, वो आपने भी बोला था थ्योरी वाला करवा ही बचा दूंगा। हुआ है, वो भी करा देंगे। वो भी थ्योरी है, वो खुद सर थ्योरी इसमें फॉर्मूला, सर वो फॉर्मूला है कौन से फॉर्मूलाज? सर 13 में वो चैप्टर 13 वाले नाम बताओ चैप्टर का। बता दूंगा मैं सर आपको। सर याद नहीं है, मैं बता चलो दूंगा। कोई नहीं, बताना इस वाले ग्रुप पे ही, डेरिवेटिव वाले पे ही, उस पे मत बताना। हाँ उसी में बताया सर, आपने बोला था क्लास लगाऊंगा सर, मैं सबने लगा बोला था हाँ क्लास मैं चाहिए लगा उसकी। दूंगा, कोई तैयार ही नहीं है क्लास के लिए, सबके सबका बैच यहाँ चल रहा है। सर बहुत जन तैयार सर, नहीं सर बहुत जन तैयार थे सर, फिर वो ये क्लासेस चल रही बोल के मैंने फिर बीच में बोला हाँ, नहीं। ये वाली क्लास खत्म होने दीजिए, ये वाली क्लास खत्म होने के बाद मैं वो वाले बैच की 13th लेसन जो रह गया था वो करा दूंगा, ठीक है ना। हाँ ठीक। मैं ये नहीं चाहता हाँ ना ये सर। वाले छूट जाएगा। अभी ये वाले के 3 लेसन बचे हुए हैं, पहले ये निपट जाए, उसके बाद फिर एक क्लास। हाँ 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 सर, हाँ सर, हाँ सर। चलिए तो सर इनके मॉक टेस्ट वगैरह नहीं होंगे? मॉक टेस्ट एग्जाम प्रिपरेशन वो सब? सर मॉक टेस्ट होगा, पहले आप बैक क्वेश्चन तो कर लीजिए। अभी आप लोगों ने बैक क्वेश्चन भी कहा किए किसी ने, और मॉक टेस्ट ये बैक क्वेश्चन की तो बनते हैं। मैं कह दूंगा सर को बैक क्वेश्चन के मॉक टेस्ट बना दिए, सेम ही क्वेश्चन मॉक टेस्ट में आ जाएंगे। तो पहले आप बैक क्वेश्चन कर लीजिए, क्वेरी ले लीजिए। इस बार मैं सोच रहा हूँ मॉक टेस्ट नए क्वेश्चन के बना के दूं, लेकिन पहले आपने बैक क्वेश्चन ही की प्रॉब्लम नहीं ली किसी ने मुझसे, तो इसलिए मैंने मॉक टेस्ट बनवाई नहीं अभी। मेरा मन ये था कि आप बैक क्वेश्चन की क्वेरी ले लें मुझसे, तो फिर मैं मॉक टेस्ट में नए क्वेश्चन दे दूंगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि मॉक टेस्ट बनाने की मेहनत ही क्यों करे जब आपने बैक क्वेश्चन ही नहीं करे किसी ने। भाई मॉक टेस्ट कुछ नया थोड़ी करते हैं, अगर आपको पहले बैक क्वेश्चन कर लीजिए वही मॉक टेस्ट में आएंगे, सेम ही तो चीज है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, किसी की कोई क्वेरी हो तो बोलिए। ये नए बैच कब से शुरू होगा? बस ये खत्म होगा तो, और उसके बाद वो 1-2 क्लास जो 13 की बची हुई है, 15 की बची है, वो करवा के फिर हम नया बैच शुरू कर देंगे, एक डेमो रख के, क्योंकि सबके सब जो है 15 वाला शुरू होगा। अब 15 में ज्यादा बंदे हैं जो करना चाह रहे हैं, 15 का भी हो सकता है और 8 का भी हो सकता है, हो जाए ऑल्टरनेटिव पे, एक दिन 15 एक दिन 8, दोनों भी शुरू हो सकते हैं। लेकिन मेरा मन 15 करने का ही है, अभी एक 8 करने का नहीं है, क्योंकि 8 में स्टूडेंट कम है, मैं 20 बच्चों से कम नहीं पढ़ाऊंगा। उसमें भी हमारे पास 10-12 इंक्वायरी है, तो 20 हो जाएंगी तो करवाएंगे, वरना पहले हम 15 शुरू कर देंगे। उसमें हमारे पास 25 इंक्वायरी है, 25 इंक्वायरी होने की वजह से वो वाला शुरू कर देंगे। और एक हम NISM 8 क्लियर कर, 8 NISM 8 तो सॉरी ये 13 शुरू करने की सोच रहे हैं। उसमें भी हमारे पास 10-12 क्वेरी हैं, तो अगर वो भी 15-20 हो जाएंगी तो वो भी शुरू कर सकते हैं। वो क्या है? NSM 13 में SIF है ना सर, SIF है ना? SIF है, जितने भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो SIF बेच सकते हैं 13 क्लियर करने के बाद। सर वो तो NSM 8 सर, NSM 8 की डिग्री से भी तो हो जाता नहीं, NSM 13 लेनी पड़ेगी। NSM 15 के साथ साथ 13 नहीं नहीं सर, NSM 8 वाली डिग्री लेने से ऐसा ही बेच सकते हैं ना हम लोग, ऐसा कुछ पढ़ा था मैंने कहीं। अगर ऐसा है तो बढ़िया बात है। वैसे भी मैं जो 13 शुरू करने वाला हूँ उसको मैं 13 और 8 का पैकेज बना के ही करूंगा। मतलब जो मैं अगर 13 पढ़ाऊंगा तो खाली 13 नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि 13 का कोर्स पूरा 8 वाला ही है। सर 13 और 8 में डिफरेंस क्या है सर? भी नहीं है, थोड़ा बहुत ही है। आप अगर मैंने आपको 8 पढ़ा दिया है ना, 8 अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, 15 अच्छे से पढ़ लिया है, से लेके 20 तक सारे कर दो पेपर, सारे कर सकते हो आप। आपको इतनी नॉलेज हो गई है, कुछ बचा ही नहीं है पढ़ाने के लिए।
नहीं ठीक है, मैंने एसआईएफ के बारे में पढ़ा था मैंने सब सेम है। कि एसआईएफ अभी नए आने वाले समय में एसआईपी चलेगा सर। एसआईएफ चलेगा, हाँ। बड़ी इन्वेस्टमेंट मिलेगी, हाँ। सीधे 10 लाख रुपए की। 10 लाख रुपए फट से डलवाओगे, 2% इनकम आ रही है तो महीने साल के आपके 10 लाख पे 20,000 तो आ रहे हैं ना। तो लगभग 2,000 रुपए महीना आने शुरू हो गए एक ही क्लाइंट से। तो बहुत फायदे की चीज है। और 10 लाख का क्लाइंट ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं है एसआईएफ में। जो भी बड़ा क्लाइंट हो एसआईएफ बोल दो 10 लाख से कम होती नहीं है, वो डाल देगा। कितनी देर लग रही है? किसी भी बंदे का आपने वो करवाया होगा इंश्योरेंस, अब उसका मैच्योर होएगा, 10-15 लाख आएंगे, सीधे एसआईएफ में डलवा दो एक ही बारी में। एसआईएफ में कमीशन भी ज्यादा है और रिटर्न्स भी अच्छे हैं। रिस्की है सर। Risky है। सर मैं आपको एक बात बताऊं, रिस्क तो कम नहीं है। चलिए फिर क्वेरीज लगभग सब खत्म हो गई है। और म्यूचुअल फंड से अच्छा कुछ नहीं है। हाँ जी, मैं बोल रहा हूँ म्यूचुअल फंड से अच्छा कुछ नहीं है। नहीं म्यूचुअल फंड तो सही है, म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन अगर किसी को ज्यादा रिटर्न चाहिए तो एसआईएफ में जा सकता है, पीएमएस में भी जा सकता है। अगर रिटर्न ज्यादा चाहिए तो रिस्क भी ज्यादा हो जाएगा, लेकिन रिटर्न अच्छा ही आ जाता है। अगर आप पीएमएस में जाते हो, एसआईएफ में जाते हो तो रिटर्न आ जाता है, मतलब 24-25% का साल का आ जाता है। जब करोगे तो वो भी अच्छा लगने लगेगा, लेकिन उसमें उसी इन्वेस्टर को घुसा सकते हो जिसका जो रिस्क ले सके कि भैया सर 5-7% कम होगे तो भी देख लेना। बस वो वाला इन्वेस्टर जाएगा, ज्यादातर प्रॉफिट ही आता है, नुकसान होता नहीं है। और वो वाला इन्वेस्टर जाएगा जिसकी इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ की है, उसने 1 करोड़ में से 90 लाख म्यूचुअल फंड में डाल दिए, 10 लाख एसआईएफ में डाल दिए। तो अगर 10 लाख पे 2-4 हजार 10 भी 50 हजार घट भी गए तो कोई बात नहीं, बचे हुए 90 लाख पे तो मिल गए। तो अल्टीमेटली तो वो प्रॉफिट में ही है ना, तो वो ले सकता है। फिर जब उस 10 लाख लगेगा, वो 10 लाख मान लीजिए डाला और यदि 50,000 का नुकसान हुआ तो वो 50,000 देना है सर इसमें। नहीं 10 लाख तुरंत 8-9 लाख रह जाएंगे तो 50,000 जमा करना पड़ेगा, क्योंकि एसआईएफ 10 लाख से कम नहीं हो सकती कभी भी। तो आप उसे पहले ही हाँ मतलब कम से कम 10-15 लाख 12-13 लाख डालना पड़ेगा सर। हम 11 डलवाते हैं, हम कहते हैं जी 11 से कम होती नहीं है, सही हम 11 डलवा देते हैं पहले ही। तो अगर किसी एक दिन के लिए वो 5% कम हो भी गई तो डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और फिर अल्टीमेटली वो बढ़ ही जाता है, प्रॉफिट हो ही जाता है साल के एंड में। तो एसआईएफ तो भी शुरू हुआ नहीं है, आप कहाँ डलवा रहे हैं 11 लाख 10 सर? लाख वाली शुरू नहीं हुई है, बड़े वाली तो शुरू हो रखी है, पीएमएस जिसे बोलते हैं। हाँ वो 50 लाख वाली। तो पीएमएस के शॉर्ट फॉर्म वो एसआईएफ है सर। मैं वही समझा रहा हूँ कि पीएमएस का ही अब लिमिट कम कर दी, उसका नया नाम रख दिया एसआईएफ। तो अभी मैं पीएमएस में हाँ तो वो 50 लाख है सर। पीएमएस से 1 करोड़ वाली का भी नाम क्या है सर, वो मुझे याद नहीं आ रहा है। पीएमएस से 1 करोड़ वाली का भी नाम एफआईआई के नाम से वो क्या बोलते हैं, इंस्टीट्यूशन वो एआईएफ एआईएफ। हाँ एआईएफ है। हाँ तो वो सब डलवाते हैं हम, तो उसमें 10% एक्स्ट्रा डलवा देते हैं। 50 लाख वाली में 55 लाख कर देते हैं, 1 करोड़ वाली में 1-10 कर देते हैं, ऐसे ही एसआईएफ में 10 वाली में 11 कर देंगे। ठीक है ना? ठीक है सर। और उसके अंदर में सारे जो काम होने वाले हैं वो पुट सेल वाले काम है उसके अंदर, और कुछ नहीं है। हाँ, यही कर रहे हैं वो लोग जो सिखाया आपको मैंने। कॉल पुट दोनों तरफ की 500 पॉइंट ऊपर नीचे बेच दी और क्लाइंट को 2% महीना के साथ 24% बना के दे दिया, वो खुश। चलिए तो सर फिर आज के लिए इतना ही। शब्बा खैर, गुड नाइट, राधे राधे। हैप्पी सर, हैप्पी जन्माष्टमी, Happy Independence Day, sir. इंडिपेंडेंस टू यू ऑल। हैप्पी। Thank you very much.